सालों से ईरान रूस को हथियार, खासकर शाहिद ड्रोन सप्लाई कर रहा है। ये हथियार शैडो फ्लीट के जहाजों के जरिए गुप्त रास्तों से कैस्पियन सागर के रास्ते पहुंचते हैं और अब यूक्रेन तंग आ चुका है। यूक्रेन ने उस गुप्त हथियारों के रास्ते को एक विशाल आग के गोले में बदल दिया जब उसने रूस जा रहे ईरानी जहाजों पर ड्रोन हमले किए। लेकिन ये कहानी सिर्फ हमलों से कहीं बड़ी है। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो है दो युद्धों का एक में मिल जाना। रूस, ईरान, यूक्रेन और अमेरिका अब एक ऐसे संघर्ष में शामिल हैं जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। क्या हम एक वैश्विक युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? शायद। लेकिन चलिए हमलों से शुरू करते हैं। 25 जुलाई को यूक्रेन ने कैस्पियन सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमलों की बौछार कर दी। ऊपरी तौर पर ये जहाज आम व्यावसायिक जहाजों जैसे दिख रहे थे, लेकिन वे ऐसे नहीं थे। ये जहाज उस शैडो फ्लीट का हिस्सा थे जिसका इस्तेमाल रूस और ईरान आपस में हथियार और तेल ले जाने के लिए कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए यह एक ऐसी स्थिति है जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रूस को जो हथियार मिल रहे हैं, जिनमें ड्रोन और मिसाइलें शामिल हैं, उन्हें बहुत समय से यूक्रेनी शहरों पर हमला करने और यूक्रेनी नागरिकों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए यूक्रेन ने इसके खिलाफ कदम उठाया और वो दुनिया को अपने नतीजों के बारे में बताने में बिल्कुल भी झिझक नहीं रहा है। अपने आधिकारिक टेलीग्राम अकाउंट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दुनिया को इन हमलों की जानकारी दी। कैस्पियन सागर में लंबी दूरी के हमलों से हमें बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। खास तौर पर ये वे जहाज हैं जो ईरान के साथ सैन्य सामान के परिवहन में शामिल थे और एक युद्धपोत भी। जेलेंस्की ने एक घोषणा में कहा, जहां उन्होंने येकातेरिनबर्ग में टूमेन ऑयल रिफाइनरी पर हमले, रोस्टोव ऑन डोन में ईंधन और स्नेहक गोदाम पर हमले और कीरोव में एक उद्यम पर ड्रोन हमले का भी विवरण दिया, जो उन हथियारों के पुर्जे बनाता है जिन्हें रूस यूक्रेन पर दागता है। जेलेंस्की ने कहा कि आखिरी हमला लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर किया गया था, जो यह दिखाता है कि अब यूक्रेन के हमले कितनी गहराई तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ईरान के जहाज ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। यूक्रेन ने अभी जो किया है वह रूस के अलावा किसी और देश पर हमला करना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि दो अलग अलग युद्ध अब एक में मिल गए हैं और इससे पूरी दुनिया में फैलने वाले संघर्ष का रास्ता खुल जाता है। हमलों की फुटेज बहुत कुछ बताती है। यूक्रेन ने अब कैस्पियन सागर में 3 जहाजों को निशाना बनाया है, जिनमें से कम 2 ईरान से हथियार ले जा रहे थे। वे जहाज बिग ए और पोर्ट ओलिया 2 भले ही रूसी झंडा लिए हुए थे, लेकिन वे ईरानी सामानों से भरे हुए थे और हर मायने में ईरान के लिए भी वे उतने ही महत्वपूर्ण थे और अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था को चलाए रखने की उसकी कोशिशों के लिए भी, जितने रूस के लिए और यूक्रेन पर लगातार बमबारी जारी रखने की उसकी इच्छा के लिए थे। इन जहाजों पर कोई रहम नहीं दिखाया गया। धुएं के गुबार और भीषण आग हमें दिखाते हैं कि यूक्रेन सिर्फ उन्हें निष्क्रिय करना नहीं चाहता था, बल्कि डुबोना चाहता था। ये कैस्पियन सागर में अब तक देखी गई किसी भी घटना से अलग एक बड़ा तनाव है और इसके भारी परिणाम होंगे। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो है यूक्रेन की तरफ से ईरान को कड़ी चेतावनी देना। सालों से ईरान का शासन पुतिन के साथ सहयोग करती आ रही है। शहीद ड्रोन के अलावा ईरान और रूस ने 2025 के अंत में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे ये साफ हो गया कि दोनों देश अपने संबंधों को और गहरा कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए ये युद्ध पहले ही एक साथ आ चुके थे। ईरान भले ही खाड़ी में अमेरिका से लड़ रहा हो और रूस यूक्रेन के अपने ही क्षेत्र में उस पर हमला कर रहा हो, लेकिन इन दोनों के बीच ये सहयोग दर्शाता है कि युद्ध पहले ही वैश्विक हो चुका है। जैसा कि जेलेंस्की ने बताया, रूस ईरान को उपग्रह तस्वीरें उपलब्ध करा रहा है, जिनका इस्तेमाल खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और अमेरिका के सहयोगियों पर हमलों में किया जा रहा है। जुलाई की शुरुआत से ही हमने खाड़ी देशों और वहाँ स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सक्रिय रूसी उपग्रह निगरानी दर्ज की है। ये तस्वीरें बाद में ईरान में दिखाई देती हैं। जेलेंस्की ने 25 जुलाई की शाम को यूक्रेनी जनता को अपने संबोधन में यह घोषणा की और आगे कहा, इन स्थलों की रूसी उपग्रह तस्वीरों और ईरानी हमलों के बीच स्पष्ट संबंध है। हमलों से पहले, उनकी तैयारी के दौरान और बाद में नुकसान का आकलन करने के लिए सिर्फ 19 और 20 जुलाई को ही 4 एयरबेस रूसी उपग्रहों की निगरानी के दायरे में आए, जिनमें 2 बहरीन में, 1 जॉर्डन में और 1 कुवैत में था। तो यूक्रेन का तर्क स्पष्ट है, ईरान पहले से ही शामिल था और यूक्रेन ने तय किया है कि वह उसकी शैडो फ्लीट जहाजों का जवाब आग से देगा। हम बाद में उन तर्कों की गहराई में जाएंगे, लेकिन यहाँ जेलेंस्की के बयान में जो दिलचस्प है वो ये है कि वो संदेश ईरान को नहीं और यहाँ तक कि रूस को भी नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भेज रहे हैं। यूक्रेन अमेरिका को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बता रहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध वास्तव में पूरे पश्चिम और उसकी मूल्यों की रक्षा के लिए है, उन देशों से जो उन्हें नष्ट करना चाहते हैं। इन हमलों में एक झटका देने वाला तत्व है जिसकी गूंज व्हाइट हाउस के गलियारों तक पहुंच गई है। यह टेलीग्राफ के डिप्लोमेटिक एडिटर जो बांस के अनुसार है,
बांस यह बताते हैं कि कैस्पियन सागर में ईरानी मालवाहक जहाज यूक्रेन के लिए स्पष्ट लक्ष्य नहीं लगते, लेकिन इन जहाजों पर हमला करके और हमने जो बयान पहले साझा किया उसे देकर जेलेंस्की ट्रंप प्रशासन के दिमाग में ईरान और रूस के बीच गठबंधन की प्रकृति को और मजबूत कर रहे हैं। यूक्रेन का लक्ष्य इन दोनों संघर्षों को जोड़ना है और ऐसा करके यूक्रेन शायद कुछ गुंजाइश बना सकता है ताकि अमेरिका उसे रूस के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए और अधिक समर्थन दे। आखिरकार यूक्रेन का तर्क है कि ये दोनों युद्ध पहले ही जीत लिए गए हैं। यूक्रेन की मदद करे रूस को हराने में और ईरान काफी हद तक कमजोर हो जाएगा। यही संदेश अमेरिका को दिया जा रहा है। ये शायद कोई संयोग नहीं है कि यूक्रेन के ईरान के जहाजों पर हमले उस समय हुए जब जेलेंस्की 28 जुलाई को अमेरिका पहुंचने वाले थे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बैठकें होने वाली थी। उनकी टीम और वे लोग जिन्हें जेलेंस्की हमारी रक्षा का समर्थन कर सकते हैं कहते हैं। अमेरिका में अपने आगमन की घोषणा करते हुए एक्स पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता एंटी बैलिस्टिक डिफेंस और अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग है। शांति को और करीब लाना जरूरी है। उस सहयोग को प्रोत्साहित करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, बजाय इसके कि ट्रंप प्रशासन को यह दिखाया जाए कि दो अलग अलग दुश्मन वास्तव में एक साझा दुश्मन है। जहां तक ईरान की बात है, उसकी सरकार नाराज है। यूक्रेन के कैस्पियन सागर पर हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर जाकर यूक्रेन पर तीखा हमला बोला। जेलेंस्की ने एक ईरानी वाणिज्यिक जहाज पर हमला किया जिसमें एक नाविक की मौत हो गई। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है जो इजराइल के कहने पर यूरोप को अपने युद्ध में घसीटने के लिए किया गया है, अराक्ची ने जोर देकर कहा। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि कीव में बैठे मुफ्तखोर ने जो किया उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में ईरान किसी तरह की प्रतिक्रिया की योजना बना रहा है। वो प्रतिक्रिया क्या होगी ये देखना बाकी है। अराक्ची के शब्द अस्पष्ट है, शायद जानबूझकर, और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के खिलाफ लड़ाई के कारण ईरान के हाथ भी बंधे हुए हैं। अपनी तरफ से यूक्रेन ने ईरानी धमकी को खारिज कर दिया है और अपने इस मत पर अडिग है कि इन मालवाहक जहाजों पर किए गए हमले 100% वैध थे। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने 27 जुलाई की एक्स पोस्ट में ईरान को साफ साफ बता दिया है कि यूक्रेन की स्थिति क्या है, जिसमें उन्होंने कहा, ईरान की धमकियां अनुचित और निराधार हैं। तेहरान की सरकार यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता में सीधी साझेदार है जो 2022 से यूक्रेनियों की जान लेने वाले हथियार देकर मॉस्को के आपराधिक युद्ध को हवा दे रही है। सिबिहा आगे कहते हैं कि ईरान को इस सब में खुद को पीड़ित दिखाने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही उसे यूक्रेन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई की धमकी देने का हक है। फिर से बात वहीं आकर रुकती है जो यूक्रेन का मुख्य तर्क है। ईरान शुरू से ही रूस के साथ युद्ध का हिस्सा रहा है। यूक्रेन ने बस इतना ही किया कि उसने ईरान को ये सिखा दिया कि ये कितना बुरा विचार है। तनाव अप्रत्याशित स्तर तक बढ़ गया है। यूक्रेन और ईरान में दोनों युद्ध जिनमें पहले से ही दर्जनों देश या तो सहायता दे रहे हैं या हमलों से सीधे प्रभावित हो रहे हैं, अब और भी बढ़ गए हैं। आगे क्या होता है यह वैश्विक घटनाओं की दिशा के लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं और यह जाने कि यूक्रेन ने क्या किया और उसने इन जहाजों पर हमला क्यों किया, यह याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम ये शो इसलिए बनाते हैं ताकि समझा सके कि सत्ता वास्तव में कैसे काम करती है। तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन चालू किए हैं ताकि आप हमारे और वीडियो देख सके। इससे पहले कि हम गहराई से समझे कि इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, एक सवाल है जिसका जवाब देना जरूरी है। यूक्रेन आखिर कैसे कैस्पियन सागर में शैडो फ्लीट के मालवाहक जहाजों पर हमला करने में कामयाब हुआ? आखिरकार इसका इशारा तो नाम में ही है, शैडो फ्लीट। ये जहाज तो छुपे हुए होने चाहिए थे। वे ट्रांसपोंडर बंद कर देते हैं और गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऐसा कुछ न हो सके जैसा अभी हुआ है। हम उतने ही हैरान हैं कि यूक्रेन इस तरह का हमला करने में सफल रहा। ये कैसे हुआ? इसका श्रेय एक शानदार खुफिया नेटवर्क और उपकरणों के इस्तेमाल को जाता है जिससे यूक्रेन कैस्पियन सागर में चल रहे शैडो फ्लीट के जहाजों को ट्रैक कर सकता है। खुफिया मोर्चे पर यूक्रेन वॉर एंड सैंक्शंस परियोजना का हिस्सा है जो मूल रूप से लक्ष्यों का एक विशाल डेटाबेस है जिन्हें यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामक अभियान का हिस्सा माना गया है। ये डेटाबेस ओपन सोर्स डेटा, प्रतिबंधित जहाजों पर यूक्रेन के साझेदारों से मिली जानकारी, सैटेलाइट इमेजरी और बहुत कुछ एकत्र करता है ताकि यूक्रेन को संभावित लक्ष्यों की एक सूची दी जा सके जिन पर हमला किया जा सकता है। बिग ए और पोर्ट ओलिया दोनों ही उस डेटाबेस में है। आप खुद उन्हें खोज सकते हैं और आपको जहाजों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही उन्हें लक्ष्य बनाए जाने के कारण भी मिलेंगे। उन बंदरगाहों की सूची मिलेगी जहां वे गए थे और यहाँ तक कि उन झंडों के बारे में भी जानकारी मिलेगी जिनके तहत वे चलते हैं ताकि नजर से ओझल रह सके। तो यूक्रेन जानता था कि उसे किस पर हमला करना है, लेकिन यूक्रेन को अभी भी इन संदिग्ध जहाजों को ढूंढना था जब वे कैस्पियन सागर में यात्रा कर रहे थे। यहाँ जो हुआ हो सकता है वह यह है कि यूक्रेन ने अब तक जो भी डेटा इकट्ठा किया था उसे फिनलैंड से प्राप्त एक विशेष सिंथेटिक एपर्चर रडार के उपयोग के साथ जोड़ दिया। वह रडार यूक्रेन के लोगों द्वारा जून 2022 में क्राउड फंड किया गया था। उन्होंने 3 दिनों में तय $13 मिलियन से भी ज्यादा पैसे जुटा लिए थे। शुरू में तुर्की से बायरक्तार ड्रोन खरीदने के लिए। जब तुर्की को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने यूक्रेन को ड्रोन दान कर दिए जिससे $18 मिलियन बच गए जिनका इस्तेमाल यूक्रेन ने एक जासूसी सैटेलाइट खरीदने के लिए किया जिससे वह अपने टारगेट्स की मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं।
यह शानदार डिवाइस धरती की सतह पर 500 किलोमीटर दूर से रडार एनर्जी भेजता है और ये जो सिग्नल वापस मिलता है उसका इस्तेमाल वो अपनी देखी हुई चीजों की इमेज बनाने के लिए करता है। बादल, अंधेरा और मौसम रडार को प्रभावित नहीं करते और इसकी मदद से यूक्रेन जमीन पर या इस मामले में कैस्पियन सागर में क्या है उसकी इमेजेस दूसरे स्रोतों की तुलना में 6 गुना तेजी से प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ जो संभवतः हुआ वह यह है कि सैटेलाइट इमेजरी ने यूक्रेन को यह जानकारी दी कि 2 ईरानी मालवाहक जहाज ईरान से कैस्पियन सागर के रास्ते रवाना हो रहे थे। इसके बाद यूक्रेन ने अपने खुद के रडार का इस्तेमाल उन जहाजों को ट्रैक करने के लिए किया जिससे वह ड्रोन के लिए रास्ता तय कर सका जो सैकड़ों किलोमीटर उड़कर उन जहाजों को तबाह करने के लिए भेजे गए। जहाँ तक ड्रोन की बात है, ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने इस काम के लिए लियोची का इस्तेमाल किया। यूक्रेन द्वारा विकसित किए गए सबसे प्रसिद्ध लंबी दूरी के ड्रोन में से एक लियोची कई वर्षों से अपनी पहचान बना रहा है। 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज और 75 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जाने की क्षमता के साथ इसमें कैस्पियन सागर तक पहुंचने और उसमें से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज में छेद करने के लिए पर्याप्त रेंज और फायर पावर है। ऐसा माना जाता है कि लियोची में एक नेविगेशन सिस्टम है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है जिससे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिवाइसों के लिए इसे रास्ते से भटकाना काफी मुश्किल हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन इस ड्रोन को क्रूज मिसाइल कैरियर में बदल रहा है। ये 21 जुलाई की यूनाइटेड 2024 मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन ने हाल ही में लियोची का एक ऐसा वर्जन दिखाया है जो 4 कॉम्पैक्ट एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। मूल रूप से इस ड्रोन को एक मानव रहित बॉम्बर में बदल दिया गया है। यह लियोची का वही वर्जन नहीं था जिसका इस्तेमाल ईरान और रूस के जहाजों के खिलाफ किया गया था। कामिकाजे ड्रोन ने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि यूक्रेन के पास रूस के खिलाफ अपनी जंग के भविष्य के लिए और अब जो ईरान के साथ बढ़ता हुआ संघर्ष दिख रहा है उसके लिए क्या योजनाएं हैं। भविष्य की बात करें तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कैस्पियन सागर में यूक्रेन के हमले का औचित्य ईरान के साथ टकराव को टालने के लिए काफी होगा या फिर ईरान अपने बदले की धमकियों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम जानते हैं कि यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया। ईरान और रूस के बीच सप्लाई लाइन अच्छी तरह स्थापित है और कैस्पियन सागर वही जगह है जहां से ईरान से रूस जाने वाले ज्यादातर ड्रोन गुजरते हैं। एक संदेश भेजा गया था, अब समुद्र शैडो फ्लीट के जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन चाहता है कि ईरान रूस के साथ सहयोग करने में शामिल जोखिम पर विचार करे। शायद इसका उद्देश्य इन दोनों देशों के बीच संबंध तोड़ना है या कम से कम इतना नुकसान पहुंचाना है कि ईरान को अपनी समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया, इसमें समय का भी ध्यान रखना जरूरी है। यूक्रेन का हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंध शायद ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अब तक सबसे मजबूत हैं। साथ ही यूक्रेन को यहाँ रूसी शैडो फ्लीट पर एक और वार करने का मौका मिला। ये पिछले 1 महीने से यूक्रेन का स्पष्ट फोकस रहा है क्योंकि काले सागर और एजो सागर में ड्रोन हमलों की एक लहर ने इन दोनों समुद्रों में लगभग 200 फ्यूल टैंकर, मालवाहक जहाज और टगबोट्स को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन शायद कास्पियन सागर में की गई अपनी कार्रवाई को यूक्रेन युद्ध का विस्तार मानता है, न कि 2 अलग अलग युद्धों को जोड़ने वाले एक नए मोर्चे की शुरुआत। लेकिन ईरान इसे अलग नजरिए से देख सकता है और यही वजह है कि हम क्षेत्रीय संघर्षों को एक बहुत बड़े युद्ध में बदलते हुए देख सकते हैं। ईरान के लिए शैडो फ्लीट के वे जहाज जिन्हें यूक्रेन ने अभी नष्ट किया है सिर्फ आम मालवाहक जहाज नहीं है जिन्हें आसानी से बदला जा सके। दोनों जहाजों में वे हथियार थे जिन्हें ईरान को अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए रूस को बेचना जरूरी है। कैस्पियन सागर ईरान के लिए जीवन रेखा है क्योंकि वह अमेरिका के बमबारी अभियानों और होर्मुज जल डमरू मध्य की नाकेबंदी का सामना करने की कोशिश कर रहा है जिनका मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना है। हालांकि ईरान में अमेरिकी हमले सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन असली नुकसान तो अमेरिका के ईरान से तेल के प्रवाह को सीमित करने के प्रयास कर रहे हैं जो देश की सरकार को अमेरिकी दबाव के आगे झुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका ने दावा किया कि होर्मुज में उसने जो जवाबी नाकेबंदी बनाई है उससे ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। 5 जून को अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि ईरान अब उस तेल का छठा हिस्सा भी निर्यात नहीं कर रहा है जितना वह अमेरिका के साथ युद्ध शुरू होने से पहले बेचता था। देश का कच्चे तेल का निर्यात अब 6 सालों में सबसे कम है और इससे ईरानी अर्थव्यवस्था में लगभग $6 अरब का बड़ा घाटा हो गया है। ईरान इंटरनेशनल ने ईरान के गैर तेल व्यापार के लिए भी कुछ ऐसा ही बताया है, यह बताते हुए कि अंततः होर्मुज नाकेबंदी से सबसे बड़ा नुकसान ईरान को ही हुआ है। इस चैनल ने चीन के साथ गैर तेल व्यापार की ओर इशारा किया जो मार्च से जून 2026 के बीच $30 मिलियन था। यह 2025 की समान अवधि से 75% कम है जब $3.3 बिलियन का व्यापार हुआ था। ईरान ने अपने खाड़ी पड़ोसियों के साथ व्यापार में भी नुकसान उठाया है। 2025 में उन पड़ोसी देशों के साथ व्यापार ईरान की कुल गैर तेल बिक्री का 51% था। अब लगभग कोई व्यापार नहीं है। ये खाड़ी पड़ोसी देश ईरान से खरीदारी करने का कोई इरादा नहीं रखते जब ईरान सक्रिय रूप से उन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है। हम यहाँ जो बात कह रहे हैं वो ये है कि ईरान बहुत गंभीर आर्थिक संकट में है।
रूस के साथ कैस्पियन सागर के जरिए उसका व्यापार उन कुछ आर्थिक जीवन रेखाओं में से एक था जो अमेरिका के साथ युद्ध के कारण उस पर पड़ रहे जबरदस्त दबाव के बीच ईरान के पास बची थी। यूक्रेन ने अब उस जीवन रेखा का इस्तेमाल करना और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। ये अमेरिका के लिए एक वरदान है, जो ये देखकर खुश होगा कि ईरान और ज्यादा पैसा खो रहा है। लेकिन ईरान के लिए कैस्पियन सागर में जो हुआ वो पहले से ही हताश देश को कुछ पागलपन करने के लिए उकसा सकता है, यानी यूक्रेन पर सीधे हमला करना। जितना पागलपन भरा या सुनाई देता है, ऐसा हमला सैद्धांतिक रूप से संभव है। इसमें सैनिकों की भागीदारी नहीं होगी। ईरान रूस में सैनिक भेजना शुरू नहीं करेगा, खासकर जब उसे अपने सैनिकों की जरूरत अपने देश में अमेरिकी जमीनी हमले के संभावित खतरे से बचाव के लिए है। लेकिन ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें जरूर है और 26 जून को आई पेपर की एक रिपोर्ट के अनुसार शासन कैस्पियन सागर में हुई घटना के जवाब में यूक्रेन पर जवाबी मिसाइल हमला करने पर विचार कर रहा है। इस रिपोर्ट में बाबक तागवी की टिप्पणियों का जिक्र है, जो एक ईरानी सैन्य पत्रकार है। हालांकि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसने संसद के कई सदस्यों और शासन के करीबी पत्रकारों को यह सूचित किया है कि वह कीव में एक रणनीतिक लक्ष्य पर जवाबी बैलिस्टिक मिसाइल हमला करने पर विचार कर रहा है, तागवी ने आई पेपर को बताया। साथ ही यह भी जोड़ा कि इन सभी बातों को अनौपचारिक रखना ऐसे हमले के लिए विश्वसनीय रूप से इनकार करने की गुंजाइश भी देगा। आखिरकार ईरानी मिसाइलें पहले से ही रूस द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं। ईरान बस ये तर्क देगा कि हमला ईरान ने नहीं बल्कि रूस ने किया था। इस शासन के पास ऐसी मिसाइलें भी हैं जो यूक्रेन तक पहुंच सकती हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी होगी। गादा, साकिल और इमाद सभी की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर मानी जाती है, जबकि कासिम शाह के बारे में कहा जाता है कि वह लगभग 4000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। एक हमला होने वाला है, संभवतः वो आखिरी मिसाइल होगी जिसका इस्तेमाल ईरान करेगा। ईरान के पास कासिम शाह का 2000 किलोमीटर वाला संस्करण है जो 1500 किलोग्राम का वारहेड ले जाता है। संभावना है कि 4000 किलोमीटर वाले संस्करण में यह वारहेड छोटा होता है, जिससे लंबी दूरी तय करना संभव हो पाता है। अगर ईरान इनमें से कोई भी मिसाइल यूक्रेन पर दागता है तो दो युद्ध एक में बदल जाएंगे। अमेरिका, जो इतने दुस्साहसी हमले से हैरान है और पहले से ही इस बात को लेकर चिंतित है कि ईरान ऐसे मिसाइलों में लोड किए जा सकने वाले परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है, कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ईरान पर और हमले किए जाएंगे और यूक्रेन को शायद आखिरकार वो बढ़ी हुई मदद मिल जाए जिसकी उसे रूस के साथ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए जरूरत है। ईरान द्वारा यूक्रेन पर इतनी सीधी हमला करना शायद रूसी सेनाओं या उपकरणों के लिए भी रास्ता खोल सकता है कि वे ईरान में जाकर अमेरिका के खिलाफ रक्षा में शामिल हो। दो संघर्ष जो हमेशा से ही कुछ हद तक जुड़े हुए थे, अब एक ही युद्ध का हिस्सा बन जाएंगे। एक वैश्विक युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो 4 देशों से शुरू होता है लेकिन बढ़कर खाड़ी, यूरोप और दुनिया के कई अन्य हिस्सों को अपनी चपेट में ले सकता है। रूस अपना सबक नहीं सीख रहा है। एक बार फिर पुतिन ने अपने सैनिकों को स्लोवियांस्क में घुसने का आदेश दिया है। वह बस्ती एक नरक बन चुकी है, एक मौत का इलाका। वहीं पर रूसी सैनिक मरने जाते हैं क्योंकि उनके नेता ने उन्हें ऐसे शहर पर हमला करने का आदेश दिया है जो कभी सोता नहीं। और यह फिर हुआ। यूक्रेन ने जाल बिछाया। रूस को लगा कि उसने स्लोवियांस्क की अग्रिम पंक्ति को तोड़ दिया है, लेकिन तभी वो जाल बंद हो गया। यूक्रेन ने हर उस रूसी सैनिक को तोड़ दिया जिसे सीधे नरक में घुसने का आदेश दिया गया था। रूस की स्लोवियांस्क की तबाही एक और हमले के साथ शुरू हुई। 1 अगस्त से 2 अगस्त तक रूस ने स्लोवियांस्क दिशा में लगातार आक्रामक अभियान चलाए और वह पहले हासिल की गई बढ़त पर बहुत ज्यादा निर्भर था ताकि स्लोवियांस्क दिशा में एक तरह का उभार बना सके। हमला खुद शहर पर नहीं हुआ लगता। युद्ध मानचित्र दिखाते हैं कि यह आक्रामक कार्रवाई संभवतः स्लोवियांस्क से लगभग 15 किलोमीटर बाहर हुई थी। हालांकि यह दूरी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि रूस ने स्लोवियांस्क को अपनी तोपखाने की रेंज में ला दिया है और इसका यह भी मतलब है कि रूस अपने FPV ड्रोन का इस्तेमाल करके शहर पर हमला कर सकता है और बस्ती की सीमाओं के ठीक बाहर अपना खुद का मारक क्षेत्र बनाने की कोशिश कर सकता है। तो रूसी रणनीति सीधी थी। उसने जो उभार पहले ही बना लिया था उसी पर आगे बढ़ना था और अपने ही FPV ड्रोन की आड़ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी थी। वह उभार जो किसी भी सैन्य स्थिति को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो विरोधी की सीमा में आगे बढ़ता है, रूसी हमले की कुंजी था। कलिनिकी क्षेत्र में स्थापित यह उभार स्लोवियांस्क के आसपास के ग्रे जोन में आगे बढ़ता है, जिसमें रूसी घुसपैठ इकाइयों और यूक्रेनी इकाइयों दोनों ने अपनी अपनी स्थिति बना रखी है। वास्तव में कोई भी ग्रे जोन पर पूरी तरह कब्जा नहीं करता। कई किलोमीटर तक फैले ये जोन वही जगह है जहां अधिकांश लड़ाई होती है, लेकिन यह वैसी लड़ाई नहीं है जैसी आप उम्मीद करते हैं। यहाँ मोर्चे पर कोई बड़ा धावा या बड़े पैमाने का मशीनीकृत हमला नहीं हो रहा है। अक्सर होता यह है कि रूसी इकाइयां घुसपैठ करती हैं और यूक्रेनी इकाइयां खोज और नष्ट करने के मिशन चलाती हैं। ड्रोन हर जगह है और इन्हीं ग्रे जोन में से एक में रूस ने स्लोवियांस्क दिशा में अपना उभार स्थापित किया था। एक तरफ ये उभार रूस के लिए अच्छी बात थी
ये मोर्चे में बनी एक सेंध थी जिसका रूस फायदा उठा सकता था। एक सड़क के साथ साथ चलते हुए इसने उन्हें स्लोवियांस्क के बाहर वनाच्छादित जमीन की एक पट्टी पर ऊपर नीचे आगे बढ़ने की अनुमति दी, जिससे उन्हें अच्छा छुपाव मिला। ये रसद में मदद करता है। इसका मतलब है कि रूस सैनिकों और आपूर्ति को मोर्चे के और करीब ला सकता है, इससे पहले कि दोनों को स्लोवियांस्क पर हमला करने के लिए ग्रे जोन में प्रवेश करना पड़े। इस उभरे हुए हिस्से से रूसी घुसपैठिए ग्रे जोन क्षेत्र में फैल सकते हैं, जहां वे ऐसे ठिकाने बनाने की कोशिश करते हैं जिनमें अन्य सैनिक उनका अनुसरण करते हैं। इस तरह उभरे हुए हिस्से को चौड़ा करके मोर्चे पर बड़ा छेद किया जाता है। रूस यही कोशिश स्लोवियांस्क के पास कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू भी था। उभरा हुआ हिस्सा जरूर महत्वपूर्ण था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि रूस केवल 2 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र पर ही नियंत्रण रखता था, जिससे होकर सभी सैनिकों और पुनः आपूर्ति प्रयासों को गुजरना पड़ता था। वो इलाका यूक्रेन के ड्रोन और तोपखाने की पहुंच में था। साथ ही इस सेलियंट के साथ और भी समस्याएं हैं। रूस की सेनाएं मोर्चे से आगे बढ़ गई थीं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि सेलियंट में आगे बढ़ती रूसी सेनाएं 3 तरफ से घिरी हुई हैं। यूक्रेन को इस सेलियंट में रूस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बस अपनी टोही ड्रोन की टुकड़ियों में से कुछ को तैनात करना होता है। छिपने की जगह पुतिन के सैनिकों की थोड़ी मदद कर सकती थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। आसमान में निगरानी रखने वाली आंखें हमेशा देख रही थी और उन्होंने दर्ज किया कि रूस इस सेलियंट के जरिए स्लोवियांस्क पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन लगातार नजर रखे हुए था। उसने सही मौके का इंतजार किया, फिर यूक्रेन ने हमला किया। युद्ध अध्ययन संस्थान या ISW ने हमें जो जानकारी दी है वही हमारे पास है। यूक्रेन ने स्लोवियांस्क क्षेत्र में एक जबरदस्त जवाबी हमला शुरू किया, जो संभवतः उस उभरे हुए हिस्से और रूसी बलों पर केंद्रित था जो युद्ध क्षेत्र के उभार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वह जवाबी हमला राई अलेक्जेंड्रियोका के पास हुआ था और रूसी सैन्य ब्लॉगर्स द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, जैसा कि ISW की रिपोर्ट में कहा गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि रूसी सैनिकों द्वारा तैयार की जा रही स्लोवियांस्क आक्रामक कार्रवाई पूरी तरह से विफल हो गई। यूक्रेन के जवाबी हमले के अंत तक रूस को ग्रे जोन से पीछे धकेल दिया गया था और उसने कोई भी बढ़त नहीं बनाई, जबकि संभवतः अपनी कुछ घुसपैठ इकाइयां भी खो दी। उस उभरे हुए हिस्से वाला प्रयास निष्प्रभावी हो गया और रूस तबाह हो गया। वह उभरे हुए हिस्से वाला प्रयास वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में देखी गई रूसी बढ़त के अधिक प्रभावशाली उदाहरणों में से एक था। यहाँ प्रभावशाली एक सापेक्ष शब्द है। फिर भी रूस की सेनाएं लगभग 2 हफ्तों में स्लोवियांस्क की ओर लगभग 6 किलोमीटर आगे बढ़ने में सफल रही थी, जो हाल के महीनों में मोर्चे पर हो रही किसी भी अन्य प्रगति की तुलना में कहीं अधिक तेज है। यह बहुत बड़ा नहीं है, रूस की वर्तमान बढ़तों में से कोई भी नहीं है, लेकिन यह हमला करने की संभावना पैदा करने के लिए पर्याप्त था और रूस ने उस संभावना को साकार करने की कोशिश की। यूक्रेन ने पुतिन के सैनिकों को वही रोक दिया, उन्हें उनकी ही बनाई हुई जाल में फंसा लिया और फिर उस उभरे हुए हिस्से पर हमला किया। रूस एक बार फिर स्लोवियांस्क का सबक सीखने में नाकाम रहा। ये बस्ती और इसके चारों ओर का इलाका रूस की सेना के लिए पूरी तरह से नरक जैसा है, फिर भी वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पुतिन इसी पर जोर देते हैं, लेकिन स्लोवियांस्क की स्थिति बदलने के लिए रूस की हताश कोशिशें, यहाँ तक कि ग्लाइड बमों का इस्तेमाल भी क्रेमलिन की उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। स्लोवियांस्क लंबे समय से एक निशाना रहा है। 30 मार्च को ही यूक्रेन की नई आवाज ने रिपोर्ट किया था कि रूस का भव्य वसंत हमला, जो 2026 में डोनेट्स्क के पतन की नींव रखने वाला था, स्लोवियांस्क के बाहर ही रुक गया था। रूस पूर्व से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे यूक्रेन के विशाल मारक क्षेत्र की दीवार से टकराना पड़ रहा है, जिसमें खाइयां, कांटेदार तार और ड्रोन की अंतहीन आपूर्ति है। इस स्थिति ने रूस के पास स्लोवियांस्क क्रामाटोर्स्क शहरी क्षेत्र पर हमला करने के लिए केवल एक ही विकल्प छोड़ा था। उस क्षेत्र पर चारों ओर से हमला करने की जो योजना थी, वह अब बस इतनी रह गई है कि रूस अपनी तीसरी संयुक्त सेना के तोपों का चारा बने सैनिकों को मारक क्षेत्रों में झोंक रहा है। किनारों से कोई सहायक कार्रवाई नहीं हुई, अब भी नहीं हो रही है, जैसा कि यूक्रेन द्वारा चारों ओर से घेर लिए गए उस उभरे हुए क्षेत्र से स्पष्ट है। उस समय विश्लेषकों ने कहा था कि रूस का किनारों से सहायक कार्रवाई के बिना आगे बढ़ने का प्रयास करना बहुत अधिक नुकसान के बदले बहुत कम लाभ देगा। वे विश्लेषक बिल्कुल सही थे। 1 जुलाई तक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज या CSIS ने इतना डेटा इकट्ठा कर लिया था कि वह दिखा सके कि इस रणनीति के साथ रूस की प्रगति की दर कितनी दयनीय रही थी। इस आउटलेट ने बताया कि दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच के समय में रूसी सेना स्लोवियांस्क दिशा में सिर्फ 15 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाई, यानी हर दिन लगभग 90 मीटर की दर से। अगर आप दौड़ रहे हो तो उस दूरी को तय करने के लिए आपको उसेन बोल्ट होने की जरूरत नहीं है। आप 10 या 15 सेकंड में ये दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन रूस को लगातार 6 महीने से भी ज्यादा समय तक हर दिन इतनी ही दूरी आगे बढ़ने में एक पूरा दिन लग गया और फिर भी रूसी सेना स्लोवियांस्क शहर से लगभग 20 किलोमीटर पूर्व में ही बनी रही। उस गति से आगे बढ़ने पर रूस को सिर्फ शहर की बाहरी सीमा तक पहुंचने में ही 222 दिन और लग जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो रूस 2027 की शुरुआत तक ही असली हमला करने की स्थिति में आ पाएगा। और हर बार जब हम कुछ ऐसा देखते हैं जैसा अभी अगस्त की शुरुआत में हुआ, रूस की सेनाओं को झटका लगता है। सैन्य विश्लेषक क्लेमेंट मूलिन ने 31 जुलाई को एक्स पर एक पोस्ट में स्लोवियांस्क के बाहर और मोर्चे के अधिकांश हिस्सों की स्थिति को अच्छी तरह से संक्षेप में बताया, जहां उन्होंने कहा कि पूर्वी यूक्रेन के खेत
अब शतरंज की बिसात जैसे दिखने लगे हैं। हर जगह खाइयां हैं और अन्य किलेबंदी भी हैं, जिन्होंने स्लोवियान्स के बाहर के इलाके को अलग अलग वर्गों में बांट दिया है, जिन्हें यूक्रेन ने ड्रोन से भरे मारक क्षेत्रों में बदल दिया है। सिर्फ 2026 में ही यूक्रेन ने 3800 किलोमीटर से अधिक ऐसी खाइयां खोदी है और संभवतः और भी खोद रहा है। हर खाई रूस को टैंकों और बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल कर आगे बढ़ने से रोकने के लिए बनाई गई है। सैनिकों को पैदल ही घुसपैठ करनी पड़ती है और उन्हें इन खाइयों के बीच से होकर वहां पहुंचना होता है जहां उन्हें आदेश दिया गया है। यूक्रेन ने जो बनाया है वह रक्षा व्यवस्थाओं की शतरंज की बिसात है। हर खाने में ऐसे ड्रोन तैनात है जो किसी भी रूसी सैनिक को देखते ही हमला कर देते हैं। हम मानते हैं कि वहाँ और भी रक्षा व्यवस्थाएं होंगी, जैसे तोपखाना जो खाइयों द्वारा खास जगहों पर धकेले जाने के बाद रूसी सैनिकों पर हमला करता है। साथ ही उन्हें खोज कर मार गिराने वाले दस्ते जो लगातार शिकार पर रहते हैं। ये वही स्थिति है जो यूक्रेन ने स्लोवियान्स के बाहर बनाई है। एक के बाद एक जाल बिछाए गए हैं और रूस की सारी सेनाएं बस एक जाल से दूसरे जाल में फंसती जा रही हैं। हाल ही में आगे बढ़ने के सभी प्रयासों की विफलता के बाद रूस को मजबूरन एक आजमाई हुई रणनीति पर निर्भर होना पड़ रहा है ताकि वह अपने लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां बना सके। ग्लाइड बम बड़ी संख्या में दागे जा रहे हैं। ये जानकारी ISW के अनुसार है, जो स्लोवियान्स्क सैन्य प्रशासन के प्रमुख वादिम ल्याक की टिप्पणियों पर रिपोर्ट करता है, जिन्होंने कहा कि रूस ने 2 अगस्त की सुबह स्लोवियान्स्क पर FAB 250 ग्लाइड बम से हमला किया। संभावना है कि यह हमला उस हमले का समर्थन करने के लिए किया गया था जिसे यूक्रेन के जवाबी हमले ने विफल कर दिया। ये रूस के लिए कोई नई रणनीति नहीं है। ग्लाइड बमों का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध क्षेत्र की स्थिति अपने पक्ष में ढालने के लिए नहीं किया जा रहा है। रूस इन हथियारों से जितना हो सके उतना अराजकता फैलाना चाहता है और इसके लिए वो आम नागरिकों की हत्या करने में भी संकोच नहीं करता। रूस के हमले के विफल होने से सिर्फ एक हफ्ता पहले RBC यूक्रेन ने रिपोर्ट किया कि रूस ने 24 जुलाई तक 24 घंटों के भीतर स्लोवियान्स्क पर 3 ग्लाइड बम हमले किए, जिसमें 16 लोग घायल हो गए। घायलों में एक बच्चा भी शामिल था और यही मकसद है पुतिन और उनकी सेना का। अगर वे जमीन पर आगे नहीं बढ़ सकते तो वे आसमान से आतंक फैलाएंगे। साफ तौर पर यही एकमात्र वास्तव में प्रभावी रणनीति लगती है जो रूस के पास बची है। लेकिन ग्लाइड बम रूस की जमीनी सेना की 1 और 2 अगस्त को कोई मदद नहीं कर सके। यूक्रेन ने उन सेनाओं को ध्वस्त कर दिया, जिससे रूस का उभरा हुआ मोर्चा कुंद पड़ गया और रूस को फिर से योजना बनानी पड़ी। इस समय ये साफ है कि स्लोवियान्स्क पर कोई भी हमला रूस के सैनिकों के लिए मौत का मतलब है। तो सवाल उठता है कि पुतिन बार बार ऐसे हमले क्यों करवाते हैं। इस सवाल का एक अच्छा जवाब है जिसे हम अभी सामने लाएंगे, लेकिन उससे पहले ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न करें। स्लोवियान्स्क एक साधारण वजह से महत्वपूर्ण है। यह दोनेत्स्क किलेबंदी बेल्ट का हिस्सा है जिसे रूस को नष्ट करना जरूरी है अगर उसे दोनेत्स्क पर कब्जा करना है, और उसके साथ साथ उस बड़े डोनबास क्षेत्र पर भी जिसे पुतिन 2014 में अपनी आक्रामकता की मुहिम शुरू करने के बाद से ही पाना चाहते हैं। ये बेल्ट 4 शहरों का एक समूह है जो दोनेत्स्क में HH-20 हाईवे के साथ 50 किलोमीटर की लाइन में फैले हुए हैं। पुतिन के आक्रमण शुरू करने से पहले इन चारों शहरों की कुल आबादी 3,80,000 थी, जिसमें स्लोवियान्स्क सबसे बड़ा शहर था, जिसकी युद्ध से पहले की आबादी 1,05,000 थी, जैसा कि ISW रिपोर्ट करता है। यूक्रेन ने इन चारों शहरों को मजबूत करने में 1 दशक से भी ज्यादा समय लगा दिया है, जब से पुतिन ने 2014 में अपनी आक्रामकता की मुहिम शुरू की थी। हर एक शहर में इतनी सुरक्षा व्यवस्था है कि इस किलेबंदी पट्टी पर कब्जा करना रूस द्वारा फरवरी और मार्च 2022 की शुरुआती बढ़त के बाद हासिल की गई किसी भी अन्य रणनीतिक सफलता से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। मिलाकर देखा जाए तो किलेबंदी पट्टी वाला इलाका पोक्रोव्स्क से 7 गुना से भी ज्यादा बड़ा है, जिसे रूस ने कब्जा करने में 1 साल से भी ज्यादा समय लगा दिया था, और यह बाखमुत से लगभग 4 गुना बड़ा है, जिसकी लड़ाई अब तक की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी जो हमने इस युद्ध के दौरान देखी है। इसके अलावा स्लोवियान्स्क रूस के लिए प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी शहर में पुतिन ने 2014 में अपना पहला रूस समर्थक ठिकाना स्थापित किया था। DW की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय अलगाववादी 2014 में रूसी खुफिया एजेंसियों की मदद से थोड़े समय के लिए स्लोवियान्स्क पर नियंत्रण स्थापित करने में भी सफल हो गए थे। पुतिन के लिए स्लोवियान्स्क उनके इस लगातार दावे का प्रमाण बन जाता है कि रूसी और यूक्रेनी एक ही लोग हैं और यूक्रेन रूस का हिस्सा बनना चाहता है, बस कीव की सरकार ही इसे रोक रही है। स्लोवियान्स्क पर कब्जा करना उस काम को पूरा करना होगा जिसे रूस ने 1 दशक से भी पहले शुरू किया था। 4.5 साल से चल रही इस युद्ध की व्यापक पृष्ठभूमि में, जो खुद पुतिन के सभी प्रतीकात्मक दावों को गलत साबित करती है, स्लोवियान्स्क M03 हाईवे तक पहुंच भी प्रदान करता है। ये हाईवे कीव को खार्किव से जोड़ता है और फिर डोनेट्स्क होते हुए अंततः रूस के रोस्टोव ऑन डॉन क्षेत्र तक जाता है। अगर रूस इस हाईवे पर नियंत्रण हासिल कर लेता है तो वह यूक्रेन की देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक पहुंच काट सकता है, जिससे स्लोवियान्स्क अलग थलग पड़ जाएगा और यूक्रेन डोनेट्स्क में सैनिकों और आपूर्ति को भेजने के लिए इस हाईवे का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यूक्रेन के लिए डोनेट्स्क से सैनिकों को बाहर निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, जिससे रूस थकी हुई रक्षा सेनाओं पर लगातार हमला कर सकेगा।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आता है कि रूस स्लोवियांस्क की दिशा में हमले जारी रखे हुए है। यहाँ तक कि इतनी सारी मौतों और बार बार जाल में फंसने के बावजूद जब रूस को लगता है कि उसने फ्रंट लाइन तोड़ दी है, रूसी योजना सीधी है। सबसे पहले वो लेमान पर कब्जा करता है, जिसके बारे में रूसी समाचार एजेंसी टास ने दावा किया था कि जुलाई के अंत में उस पर कब्जा कर लिया गया था। लेमान से रूस स्लोवियांस्क में घुसता है और उसे पार करते हुए आगे बढ़ता है, जिससे रूस को क्रेमाटोर्स्क पर हमले शुरू करने की क्षमता मिल जाती है। रूस का दावा है कि उसने इस रणनीति का पहला चरण पूरा कर लिया है। हालांकि 4 अगस्त की यूरो मैदान प्रेस की एक रिपोर्ट कुछ और ही बताती है। जैसा कि अक्सर होता है जब रूस किसी बस्ती पर कब्जा करने का दावा करता है, असल में जो हो रहा है वो ये है कि घुसपैठ करने वाली इकाइयां अंदर घुस गई है, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित होना अभी बहुत दूर है। रूस अभी भी लेमान में पूरी तरह से स्थापित होने से बहुत दूर है। ऐसा दावा यूक्रेन की संयुक्त सेनाओं के प्रवक्ता विक्टर त्रुखोबोव ने किया है। और जब तक रूस पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाता, स्लोवियांस्क पर हमला करने की कोई भी कोशिश 1 और 2 अगस्त के हमले की तरह ही खत्म होगी, क्योंकि रूस के पास उस किलेबंदी वाले शहर पर सफल हमले के लिए जरूरी लॉन्च पैड नहीं है। तो यही है रूस की स्लोवियांस्क की मौजूदा स्थिति। वो हमले जारी रखेगा, लेकिन शहर की सीमाओं तक पहुंचने के भी वो अभी बहुत दूर है। कब्जा करने की तो बात ही छोड़िए, हम इसे डोनेट्स्क में हो रही पूरी स्थिति के एक छोटे रूप में देख सकते हैं। आखिरकार स्थिति एक जैसी ही है। रूस दबाव बनाता है, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। रूस की योजना है कि वह 2026 के अंत तक पूरे डोनेट्स्क पर कब्जा कर ले, लेकिन यह योजना बिखर चुकी है, क्योंकि उसकी प्रगति इतनी हास्यास्पद रूप से धीमी है कि साल के अंत तक अगर वह स्लोवियांस्क के किनारे तक भी पहुंच जाए तो उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। बाकी किलेबंदी वाले शहरों को जीतना तो दूर की बात है, जो अभी गिरने बाकी हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि उस शहर की ओर रूसी सेना की बढ़त कितनी धीमी रही है। डोनेट्स्क में और पूरे यूक्रेन में स्थिति और भी खराब नजर आ रही है। 1 अगस्त को जुलाई महीने में रूसी अभियान के अपने आकलन में ISW ने नोट किया कि रूस ने यूक्रेन में कुल मिलाकर सिर्फ 37.8 वर्ग किलोमीटर की बढ़त हासिल की है, जिसका औसत सिर्फ 1.22 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन रहा। संदर्भ के लिए थिंक टैंक ने बताया कि यह क्षेत्र मैनहट्टन से भी छोटा है। रूस के लिए कुछ अच्छी खबर ये रही कि जुलाई लगातार दूसरा महीना था जब पुतिन की सेनाओं ने यूक्रेन में शुद्ध क्षेत्रीय बढ़त हासिल की। जून में भी इसी तरह की लेकिन छोटी बढ़त मिली थी, जिसमें 30.02 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा हुआ था, जबकि अप्रैल और मई में मिलाकर रूस ने लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खो दिया था। तो रूस अभी भी 2026 में पहले हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। अब तक वह अपने अप्रैल के नुकसान की लगभग आधी भरपाई कर पाया है। ये उस देश के लिए अच्छा नहीं है जिसे आक्रामक मोर्चे पर होना चाहिए और डोनेट्स्क में तेजी से बढ़ना चाहिए। रूस की जुलाई में हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए उसकी धीमी प्रगति और भी शर्मनाक लगती है। 3 अगस्त को कीव इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया कि इन नुकसानों में 42,860 सैनिक मारे गए या घायल हुए, जो 2026 के लिए अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले सबसे ज्यादा नुकसान जून में हुआ था, जब रूस ने अपने 39,290 सैनिक खो दिए थे। इसका मतलब यह है कि रूस ने हर वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने के लिए इस महीने में अपने 1,130 से ज्यादा सैनिकों की कुर्बानी दी। किलेबंदी की पट्टी अपना काम बखूबी कर रही है और जैसा कि हमने 1 और 2 अगस्त को देखा, स्लोवियांस्क के रक्षक बेहद प्रभावी है। जहां तक पूरे डोनेट्स्क की बात है, 2026 के अंत तक इस क्षेत्र पर कब्जा करना एक असंभव लक्ष्य है। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब यूक्रेन के सभी रक्षक एक साथ लड़ना बंद करने का फैसला कर ले। और रूस के सैनिकों की अक्षमता को देखते हुए हमें तो इस बात का भी भरोसा नहीं है कि अगर यूक्रेन के रक्षक हथियार डाल भी दे, तब भी रूस साल के अंत तक किलेबंदी की पट्टी पर कब्जा कर पाएगा। अपमान की बात छोड़ दे तो जून और जुलाई में जो बढ़त हमने देखी है वो इतनी धीमी है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषक डीप स्टेट का कहना है कि रूस 2027 तक भी डोनेट्स्क पर कब्जा नहीं कर पाएगा। 2026 की तो बात ही छोड़िए। रूस के लिए इस भयानक भविष्यवाणी को बदलने में एकमात्र चीज जो सक्षम लगती है वो ये है कि अगर पुतिन सितंबर में होने वाले स्टेट ड्यूमा चुनावों के बाद 5 लाख रूसी सैनिकों को लामबंद करने की अफवाहों को सच साबित करते हैं। यही वह अफसोसजनक स्थिति है जिसमें अब रूस के नेता खुद को पाते हैं। वो डोनेट्स्क उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक लेने की उन्होंने बात कही थी, और इसे असंभव से संभव बनाने का एकमात्र तरीका वही है जिसे करने का उन्होंने बार बार वादा किया था कि वो नहीं करेंगे। इसमें से कुछ भी उन सैनिकों की मदद नहीं करता जिन्हें रूस ने स्लोवियांस्क के पास अभी अभी बलिदान कर दिया। उन्हें नरक में कूच करने का आदेश दिया गया था और वही नरक उन्हें सच में मिला। हालांकि यूक्रेन का स्लोवियांस्क पलटवार रूस की डोनबास फ्रंटलाइन पर असली हालात का बस एक छोटा सा संकेत देता है। वो लाइन टूटने के कगार पर है। बातचीत नाकाम रही। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध एक बार फिर भड़क उठा है और दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने 20 जुलाई को कहा कि उनका देश अब पूर्ण पैमाने के युद्ध में है और युद्ध के साथ हताहत भी आते हैं। अमेरिका को ईरानी हमलों के कारण दुखद रूप से कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। उन नुकसानों का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान ने
एक अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके अमेरिका की नजर में एक अक्षम्य हद पार कर दी है। उस शासन ने सोचा कि वह आग से खेल सकता है, लेकिन अमेरिका ने निर्दयी प्रतिशोध के साथ ऐसा तूफान ला दिया जिससे ईरान के शासन को यह दिखा दिया गया कि अगर वह अमेरिका को नष्ट करने की कोई भी कोशिश करेगा तो उसे 10 गुना ताकत के साथ उसी तरह जवाब मिलेगा। हिंसा से भरे एक सप्ताहांत के बाद अमेरिका शोक में डूब गया, क्योंकि उसके कई सैनिक ईरानी हमलों में मारे गए। सबसे भयानक हमला जॉर्डन में एक अमेरिकी एयरबेस पर हुआ, जहां एक ईरानी मिसाइल बेस की वायु रक्षा प्रणाली को भेदते हुए अंदर तक पहुंच गई। CBS न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार हमले के फुटेज से पता चलता है कि इसमें एक सटीक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो बहुत कम चेतावनी के साथ आई थी। जैसे ही मिसाइल, जो शायद शाहिद स्ट्राइक ड्रोन के साथ आई थी, गिरने लगी, सैनिकों को शरण के लिए भागते हुए देखा गया। ये हमला लगातार दूसरे दिन था जब ईरान ने जॉर्डन बेस पर हमला किया, और 5 दिनों में चौथा हमला था जिसमें ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बलों को निशाना बनाया। इन हमलों में दर्जनों सैनिक घायल हुए हैं। जिन 2 सैनिकों की मौत हुई है उनके नाम अब सामने आ चुके हैं। फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स फियान, जिनकी उम्र 25 साल थी, और प्राइवेट इसाबेला गोंजालेज, जो सिर्फ 19 साल की थी। दोनों को मुआफाक साल्टी एयर बेस पर तैनात किया गया था, जहां वे अमेरिकी सेना की एयर डिफेंस आर्टिलरी रेजिमेंट्स का हिस्सा थे। हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुलासा किया कि हालांकि अमेरिकी वायु रक्षा सक्रिय थी, लेकिन वे उस मिसाइल को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी जिसने नुकसान पहुंचाया। रूबियो ने कहा, हमने लगभग सभी मिसाइलों को मार गिराया, और आगे जोड़ा, एक मिसाइल बच निकली, गलत जगह पर जा लगी, और दुखद रूप से यह दिल तोड़ने वाला है। जल्द ही अमेरिका पर और भी त्रासदी आ गई। उत्तरी इराक में एक तीसरे सैनिक की मौत हो गई जब वो एक बिना फटे ईरानी हमलावर ड्रोन को नियंत्रित तरीके से नष्ट करने की कोशिश में शामिल था। विस्फोट में एक दूसरा सैनिक भी घायल हो गया। इसके अलावा हमारे पास इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि रूबियो ने भी इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, वे गोला बारूद निष्क्रिय कर रहे थे और उस प्रक्रिया में एक दुर्घटना हो गई और वे घायल हो गए। हम बस आभारी हैं कि हमारे देश की सेवा में ऐसे वीर अमेरिकी वर्दी में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, हमें बहुत दुख है, लेकिन आप जानते हैं, वे महान लोग, वे महान देशभक्त जो लड़ रहे हैं ताकि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो सके। महीनों बाद अमेरिकी सैनिकों में पहली बार अमेरिकी सैनिकों के बीच 3 मौतें हुई हैं, और यह दिखाता है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध एक बार फिर तेज हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिका ने अब तक इस युद्ध में कुल 16 सैनिक खो दिए हैं। BBC का कहना है कि ये संख्या और भी ज्यादा है, क्योंकि जुलाई की शुरुआत में लापता हुए एक अमेरिकी नौसेना पायलट को मृत घोषित किए जाने के बाद ये संख्या 17 हो गई है। हालांकि ऐसा लगता है कि उस मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अमेरिका अभी भी अपने 3 सैनिकों की मौत का शोक मना रहा है। हालांकि देश के प्रशासन ने मोस्फर साल्टी एयरबेस पर ईरान के हालिया हमले के बाद कुछ और वादा किया है, और वो है सजा, और वो सजा आग और गोलाबारी के उन्माद में दी गई। इससे ईरान को यह संदेश जाता है कि वो भले ही अमेरिकी हवाई सुरक्षा को चकमा देकर एक बैलिस्टिक मिसाइल भेज दे, लेकिन वो अमेरिका को अपनी दर्जनों मिसाइलें भेजने से रोक नहीं सकता। साथ ही बम और वो सब कुछ जो अमेरिका ईरान की मुख्य भूमि पर छोड़ना चाहे। 19 जुलाई को AP न्यूज ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी सेना ने पूरे दिन में कई विनाशकारी हवाई हमले किए ताकि अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला ईरान की सरकार को तुरंत सजा देकर लिया जा सके। ये हमले भले ही बदले के लिए थे, लेकिन रणनीतिक भी थे। ये और पिछले कुछ दिनों में अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है, सबका मकसद ईरान की होर्मुज जलडमरू मध्य पर पकड़ को कमजोर करना था। जब वह जलडमरू मध्य खुला रहता है तो दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसी के जरिए जाती है। लेकिन जब से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध फिर से शुरू हुआ है, तब से यह जलडमरू मध्य एक बार फिर से बंद हो गया है, क्योंकि ईरान असम्मित रणनीतियां अपनाकर होर्मुज से होकर गुजरने वाले आम व्यापारी जहाजों के लिए सफर को बहुत जोखिम भरा बना देता है। अमेरिका के बदले की ज्यादातर हमले सिरिक के पास वाले क्षेत्र में हुए, जो होर्मुज जलडमरू मध्य पर स्थित है। संभवतः यही जगह ड्रोन और तेज नावों के लॉन्चिंग पॉइंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जो होर्मुज से होकर गुजरना नामुमकिन बना देती है। AP न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA का कहना है कि पहले हमलों की खबर स्थानीय समय अनुसार लगभग 1:30 बजे आई, जो दक्षिणी होर्मुजगान प्रांत में हुए। बाद के हमले बंदर अब्बास में हुए, जहां एक बड़ा नौसैनिक अड्डा है जिसका इस्तेमाल शासन द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए किया जाता है, और हाजीआबाद, जो होर्मुजगान प्रांत में है। अमेरिका ने केश्म द्वीप के पास भी एक जगह पर हमला किया है, जो होर्मुज जलडमरू मध्य के अंदर स्थित है, और माना जाता है कि वहां एक विशाल भूमिगत मिसाइल किला है। PBS ने बताया कि अमेरिका ने किन ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपनी बदले की कार्रवाई में निगरानी स्थलों, सैन्य लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमिगत हथियार भंडारण और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाया। ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी हमलों ने होर्मुजगान में एक बिजली संयंत्र और एक डीसैलिनेशन संयंत्र दोनों को निशाना बनाया। दूसरा हमला बहुत सटीक था। इरना का दावा है कि इन हमलों के परिणाम स्वरूप अब 10,000 लोग ताजे पानी से वंचित हो गए हैं। केश्म द्वीप के पास हुए हमले ने भी
कथित तौर पर एक डीसेलिनेशन संयंत्र को निशाना बनाया। ऐसा लगता है कि अमेरिका की बदले की आग अब एक ऐसी रणनीति में बदल गई है जिसका उद्देश्य इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC और ईरानी सेना को जरूरी संसाधनों से वंचित करना है। बंदर अब्बास में अमेरिका ने एक पुल और 2 सुरंगों को नष्ट कर दिया। उन हमलों ने महत्वपूर्ण बेस तक यातायात का प्रवाह को रोक दिया है। ईरान ने भी बिजली के बुनियादी ढांचे पर अन्य हमलों को स्वीकार किया है, हालांकि उसने इसके अलावा ज्यादा जानकारी नहीं दी, सिवाय इसके कि पिछले 3 हफ्तों में अमेरिकी हमलों में कम से कम 50 लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक घायल हुए हैं। यही है बदला लेने का नजारा। अगर ईरान किसी अमेरिकी एयरबेस पर हमला करता है और बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिकी सैनिकों को मारता है तो अमेरिका इतनी बड़ी तबाही के साथ जवाब देगा कि वो ईरान के कई क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लेगा। और बदला यही नहीं रुका। इन हमलों के बाद 19 जुलाई की रात और 20 तारीख को और हमले हुए, जिससे लगातार 9वें दिन अमेरिका ने अपनी श्रेष्ठ वायु शक्ति से ईरान पर प्रहार किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार सिरिक एक बार फिर निशाना बना, साथ ही तबरीज, जास्क और चाबहार शहर भी एक बार फिर। उद्देश्य था ईरान की होर्मुज जलडमरू मध्य पर पकड़ को ढीला करना। और अमेरिकी सेना ने टिप्पणी की कि उसका उद्देश्य ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल वाणिज्यिक जहाजों और होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नाविकों पर हमला करने के लिए किया जाता है। हमारे पास इस वीडियो के बनने से ठीक पहले ये हमलों की श्रृंखला हुई थी और अभी तक हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है कि अमेरिका ने क्या क्या नष्ट किया। अब तक की रिपोर्टिंग में बताया गया है कि संबंधित शहरों में धमाकों को देखा और सुना गया और ईरान की बिखरी हुई वायु रक्षा प्रणालियों ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की। संभावना है कि और जानकारी सामने आएगी और यह जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि अमेरिका ने उन्हीं प्रकार के लॉजिस्टिकल और ऊर्जा से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें उसने अपने शुरुआती जवाबी हमले में भी निशाना बनाया था। हमने आज रात उन्हें फिर से बहुत जोरदार तरीके से मारा और हमने ये शायद 3 महान देशभक्तों के सम्मान में किया। ट्रंप ने अमेरिकी हमलों के बाद घोषणा की। IRGC के लिए ये तर्क देना मुश्किल होगा क्योंकि ईरान की सरकार को एक बार फिर उन ठिकानों के मलबे को खंगालना पड़ेगा जिन्हें अमेरिका ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। हालांकि कहा जाता है कि बदला ठंडा करके लिया जाए तो बेहतर होता है, लेकिन अमेरिका ने एक अलग तरीका अपनाया है। अमेरिका के लिए आग ही सबसे अच्छा बदला है, इतनी ज्यादा कि ईरान को इस बात पर पछताना पड़े कि उसने कभी अमेरिकी सैनिकों को मारा था। फिर भी जो कोई भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत से लेकर हालिया हमलों तक ईरान युद्ध पर नजर रख रहा है, वह एक बात जानता होगा, यह संघर्ष अभी खत्म होने से बहुत दूर है। शायद ईरान के साथ युद्ध को लगातार बदलती परिस्थितियों के रोलर कोस्टर के रूप में देखा गया है, लेकिन सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। हम इस सवाल के कुछ संभावित जवाब अभी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ये है मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सबसे अच्छा समय है ऐसा करने का। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। हम अपने जवाबों को कि आगे क्या हो सकता है 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, तुरंत और भविष्य में। तुरंत के संदर्भ में एक अजीब सा मेल है। एक तरफ संभावित शांति की बातें हो रही है और दूसरी तरफ दोनों पक्षों की ओर से साफ साफ तनाव बढ़ता दिख रहा है। 20 जुलाई की एक रिपोर्ट में स्काई न्यूज कहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में मध्यस्थों ने कथित तौर पर ईरानी शासन को 10 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव सौंपा है। इस युद्ध विराम का मकसद यही लगता है कि दोनों पक्षों के वार्ताकारों को इतना समय मिल सके कि वे फिर से उसी तरह के किसी अंतरिम समझौते की ओर बढ़ सके जैसा अमेरिका और ईरान ने जून में किया था। वो समझौता तो सक्रिय होना चाहिए था। असल में हम उस 60 दिन की अवधि के लगभग आधे रास्ते पर ही है जो पहले से ही वार्ताकारों को कुछ राहत देने के लिए तय की गई थी। इसके अलावा होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए यातायात को फिर से शुरू करना भी शामिल है। ईरान ने भी मध्यस्थों से संदेश मिलने की पुष्टि की है, हालांकि उसके विदेश मंत्रालय ने विस्तार में जाने से इनकार कर दिया। लेकिन कूटनीति के पहिए अभी भी धीरे धीरे घूम सकते हैं, भले ही इन सब बदले की कार्रवाइयों के बीच। और शायद यही सबसे अच्छा तरीका है ये बताने का कि इस वक्त ईरान में क्या हो रहा है। जब भी ईरान हमला करता है अमेरिका जवाब देता है और इसके उलट भी। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने पहले ही सरकारी मीडिया के जरिए कह दिया है कि अमेरिका की कोई भी लालच, दबंगई, तानाशाही या बर्बरता का जवाब तबाही भरा होगा। ऐसा भी लगता है कि ईरान अपने इस दावे पर अमल करने जा रहा है, चाहे वो अमेरिका के ठिकानों पर हमला हो या फिर उसके अन्य दुश्मनों या खाड़ी देशों पर। ईरान ने पहले ही इराक में फिर से हमला किया है, जहां उसने 19 जुलाई की सुबह सुबह कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के ठिकाने पर एक ड्रोन भेजा। उस ड्रोन ने 8 लोगों को घायल कर दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई ने भी चेतावनी दी है कि अमेरिका को उसके बदले के हमलों के जवाब में कुछ कभी न भूलने वाले सबक मिलेंगे। खामेनेई ने ट्रंप के किसी भी समझौते या युद्ध विराम दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर को भी बेकार और अमान्य करार दिया, क्योंकि उन्होंने पहले हुए अमेरिकी हमलों का विरोध किया
जिनके बारे में उनका मानना है कि उन्होंने पहले से लागू 60 दिन के समझौते का उल्लंघन किया। इन सब बातों से ऐसा नहीं लगता कि ईरान और अमेरिका के बीच हालिया तनाव को खत्म करने की कोशिश कर रहे मध्यस्थों के लिए ज्यादा उम्मीद बची है। वास्तव में होर्मुज जलडमरू मध्य जिसे लेकर इतना संघर्ष चल रहा है, एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। अमेरिका और ईरान दोनों ने नाकेबंदी को लेकर घोषणाएं की हैं, जिसमें अमेरिका का कहना है कि वह ईरानी जहाजों को रोकेगा और ईरान का कहना है कि जलडमरू मध्य में उसकी अपनी जहाजों के अलावा बाकी किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। रूबियो ने ईरान पर होर्मुज का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करने का आरोप लगाया है। वह सही है, लेकिन अगर केवल सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो ईरान को ऐसा करने के लिए दोष देना मुश्किल है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण होने से ईरान इतना व्यापारिक अराजकता पैदा कर सकता है कि दूसरे देश अमेरिका पर अपना युद्ध रोकने के लिए दबाव डालने लगते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए रूबियो दूसरे देशों को भी ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि वे अमेरिका का समर्थन करें और व्यापारिक जहाजों को जलडमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने में मदद कर सके। संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक शिपिंग की सुरक्षा के लिए जो करना जरूरी है करता रहेगा, लेकिन दूसरे देशों को भी आगे आकर, चाहे वह हार्डवेयर हो या वित्तीय सहायता, उस बोझ को उठाने में मदद करनी चाहिए। रूबियो ने कहा। क्या उस अपील का जवाब मिलेगा या नहीं, यह बहस का विषय है। युद्ध के शुरुआती दौर में भी अन्य देशों ने अमेरिका की मुश्किल में मदद नहीं की थी और अब उनके युद्धपोत भेजने की संभावना भी कम है। तेल की कीमतें भी बढ़ रही है, हालांकि वे अभी तक उस $100 प्रति बैरल से ऊपर के स्तर तक नहीं पहुंची है जो हमने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती हफ्तों में देखी थी, लेकिन वे उसी दिशा में बढ़ रही है। अमेरिकी बदले की कार्रवाई के बाद एक समय के लिए तेल की कीमत $90 प्रति बैरल से ऊपर चली गई थी। हालांकि इसके बाद यह कीमत फिर से $80 के ऊपरी स्तर पर आ गई। जब तक यह बदले की कार्रवाई चलती रहेगी और होर्मुज व्यापारी जहाजों के लिए जोखिम भरा बना रहेगा, तब तक कीमतों के और नीचे जाने की संभावना कम ही है। और इन सभी तात्कालिक समस्याओं के ऊपर यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि ईरान और उसके आसपास काम कर रहे अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मौतें ईरान युद्ध के शुरुआती हफ्तों के बाद से नहीं देखी हैं और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अमेरिका मुख्य भूमि और होर्मुज जलडमरू मध्य में ठिकानों पर हमले करता रहेगा, ईरान अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों को और तेज करेगा। दुर्भाग्यवश इसका मतलब है कि जिन 3 मौतों ने सप्ताहांत के आखिर से लेकर 20 जुलाई तक अमेरिका की जवाबी कार्रवाई भड़काई, वे शायद आखिरी नहीं होंगी। ईरान के पास और भी मिसाइलें हैं। ईरान हर महीने हजारों ड्रोन बनाने में सक्षम है और जैसा कि हमने इराक में देखा, ये ड्रोन नीचे गिरने के बाद भी खतरनाक हो सकते हैं। ये युद्ध में आगे क्या हो सकता है उसके तात्कालिक पहलुओं को कवर करता है, लेकिन भविष्य का क्या? ज्यादातर अटकलें एक ऐसे भविष्य पर केंद्रित है जहां युद्ध और तेज हो सकता है और ऐसा लगता है कि यही दिशा है जिसमें ये जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता के यह कहने के बीच कि ट्रंप के हस्ताक्षर उस कागज के भी लायक नहीं है जिस पर वे किए गए हैं और 60 दिन के समझौते का आधे रास्ते में ही टूट जाना, अमेरिका निश्चित रूप से एक लंबी लड़ाई के लिए तैयारी करता दिख रहा है। 19 जुलाई की एक रिपोर्ट में वाईनेट ने खुलासा किया कि पिछले कुछ दिनों में ईरान के चारों ओर अमेरिकी सेनाओं की तैनाती बढ़ी है क्योंकि लड़ाकू विमान और ईंधन भरने वाले विमान इजराइल पहुंच गए हैं। उसी स्रोत का कहना है कि और भी अमेरिकी सेनाएं खाड़ी क्षेत्र में तैनात की गई हैं और भले ही इजराइल इस ताजा तनाव में शामिल नहीं दिख रहा है, लेकिन यह स्थिति कभी भी बदल सकती है। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ट्रंप प्रशासन लड़ाई को नियंत्रित रखना चाहेगा, लेकिन हम पहले ही देख सकते हैं कि यह कितना मुश्किल होगा क्योंकि लड़ाई पहले ही बेकाबू होने लगी है। ऐसा लगता है कि अगर ईरान अपनी ओर से और जवाबी हमले करता है तो हम और भी बड़ी सैन्य तैनाती देखेंगे। साथ ही याद रखिए कि हमने वीडियो की शुरुआत में मसूद पेजेशकियान की जो टिप्पणियां साझा की थी, ईरान के राष्ट्रपति का मानना है कि उनका देश अब पूर्ण पैमाने के युद्ध में उलझ चुका है, जिसका मतलब है कि बयानबाजी इतनी तेज हो गई है कि ईरान अब जो कुछ भी हो रहा है उसे सत्तारूढ़ शासन के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल मान रहा है। ये युद्ध कहां जाएगा ये देखना बाकी है। खबरों के मुताबिक अमेरिका के पास अब वायु रक्षा मिसाइलें और लंबी दूरी के गोला बारूद कम पड़ने लगी है। अगर अमेरिका अब तक अपनाई गई रणनीति को बनाए रखना चाहता है तो ये एक समस्या होगी। या तो हवाई हमलों को कम करना पड़ेगा ताकि भंडार खत्म न हो जाए, या फिर अमेरिका को अपने हवाई हमलों के साथ साथ अन्य उपाय भी अपनाने होंगे। शायद जमीन पर सैनिक भेजना भी शामिल हो सकता है अगर पेशेशियन सही है और यह संघर्ष एक पूर्ण युद्ध में बदल जाता है। AA का कहना है कि अमेरिका कम से कम अपनी कार्रवाई तेज करने की कोशिश कर रहा है। इस आउटलेट ने इजरायली सार्वजनिक प्रसारक कान द्वारा किए गए दावों पर रिपोर्ट दी है, जिसने 19 जुलाई को दावा किया था कि अज्ञात इजरायली और अमेरिकी सुरक्षा बलों ने उसे सूचित किया है कि आगे और भी कुछ होने वाला है। इसका क्या मतलब है ये हमें भविष्य में ही पता चलेगा। जहां तक ईरान के पड़ोसी खाड़ी देशों की बात है, वे और अधिक उथल पुथल के लिए तैयार हैं। दरअसल वे इसे पहले से ही महसूस कर रहे हैं। आखिरकार ईरान ने जिस अमेरिकी बेस पर हमला किया था वह जॉर्डन में था। कोई भी देश जो ईरान के ड्रोन या मिसाइल की पहुंच में है, और खासकर वे देश जो किसी भी तरह से अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि उन पर हमलों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर सीधे तौर पर अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। यह इन देशों में ऊर्जा सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचे पर हमला करके भी अमेरिका पर दबाव बना सकता है। हालांकि ऐसी रणनीति को बहुत सोच समझकर अपनाना होगा। अगर हमले बहुत ज्यादा हुए तो बाकी खाड़ी देश खुद को मजबूर महसूस कर सकते हैं कि वे अमेरिका के युद्ध में शामिल हो जाएं। ईरान का मकसद इन देशों पर इतना दबाव बनाना है कि वे अमेरिका पर फिर से बातचीत के लिए दबाव डालें। कुवैत, सऊदी अरब और जॉर्डन पहले ही निशाना बनाए जा चुके हैं और अगर युद्ध बढ़ता रहा तो ये तो बस शुरुआत होगी।
जहाँ तक निकलने के रास्ते की बात है, ये समझना मुश्किल है कि वो कहाँ से आ सकता है। क्या ऐसा कोई रास्ता है भी? यही सबसे अहम सवाल है, खासकर जब वो रास्ता जो पहले मौजूद था अब टूट चुका है। अमेरिका को उम्मीद है कि उसके हमले ईरानी शासन की आर्थिक परेशानियों को इतना बढ़ा देंगे कि उसे झुकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उस शासन ने पहले भी दिखाया है कि वह लड़ाई जारी रखेगा और उसकी सारी बयानबाजी यही इशारा करती है कि अब तक जो देखा है उससे भी बड़ी लड़ाई आने वाली है। उसे उम्मीद है कि होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसकी पकड़ अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगी। दोनों पक्षों की ऐसी मांगे हैं जिन्हें दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं दिखता। यही इस समस्या की जड़ है। जब तक ईरान की कोई भी परमाणु महत्वाकांक्षा है, ऐसा लगता है कि अमेरिका हमला करेगा। अगर अमेरिका हमला करता रहा तो ईरान बातचीत नहीं करेगा और वही तरह के हमले करेगा जिनकी वजह से अमेरिका ने बदला लिया था। एक ही बात है जो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, कुछ भी निश्चित नहीं है। हर पक्ष को लगता है कि वह दूसरे से ज्यादा देर तक टिक सकता है और भले ही अमेरिका ने बदला लेने में सब कुछ तबाह कर दिया हो, ईरान अब तक टूटा नहीं है। वे अमेरिका के नेता यानी मुझे खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में कहा, मैं हर सूची में हूँ। मैंने आज सुबह देखा, मैं उनकी हर एक सूची में हूँ और अब तक शायद मैं थोड़ा भाग्यशाली रहा हूँ, लेकिन शायद ये ज्यादा देर तक नहीं चले। इस बयान के पीछे क्या वजह थी? ईरान ने ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की थी। जब ट्रंप अंकारा तुर्की में थे, जहां उन्होंने नाटो नेताओं से मुलाकात की, उसी समय तेहरान के सबसे अंधेरे कोनों में एक साजिश रची जा रही थी। ये एयरफोर्स वन को नष्ट करने और ट्रंप को रास्ते से हटाने का एक मौका था, लेकिन अमेरिका ने एक चालाक कदम से इस साजिश को नाकाम कर दिया और जो आगे हुआ उसने ईरान को शर्मिंदा कर दिया। शासन को एक सीधा सा सबक सिखाया, बेवकूफी भरे फैसले लो और वैसा ही अंजाम भुगतो। यह सब अंकारा में शुरू हुआ, जहां ट्रंप नेटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, जिसमें नेटो के सभी सदस्य देशों के नेता शामिल थे। यह बैठक उन नेताओं के लिए गहरे संबंध बनाने और दुनिया भर में, खासकर रूस और खाड़ी में बढ़ते खतरों से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा करने का एक मौका थी। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ अजीब हुआ। ट्रंप नए वर्षन के एयरफोर्स वन में अंकारा पहुंचे थे, जिसे कतर ने अमेरिका को उपहार में दिया था। वो जेट पहले से ही विवादों में था। ट्रंप को इन आरोपों का खंडन करना पड़ा कि वो जेट अमेरिका को नहीं बल्कि उन्हें खुद को तोहफे में दिया गया था। साथ ही उस जेट को पूरी तरह से तैयार करने में समय लगेगा ताकि उसमें वही सभी सुरक्षा उपकरण लगाए जा सके जो पिछले एयरफोर्स वन में थे। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का कहना है कि अतिरिक्त अपग्रेड और सुधार इस पतझड़ में होने वाले हैं, लेकिन वे अभी तक लागू नहीं हुए हैं और शायद यही वजह है कि ट्रंप ने अंकारा में एक अजीब फैसला लिया। हालांकि ट्रंप कतर के जेट से अंकारा पहुंचे थे, लेकिन वापसी यात्रा का कम से कम एक हिस्सा उन्होंने पुराने एयरफोर्स वन से पूरा किया, जिसे ये नया जेट बदलने वाला है। उस समय ट्रंप बिल्कुल बेपरवाह थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने विमान क्यों बदला, तो उन्होंने बस इतना कहा कि वे पुराने दिनों की याद में दूसरे जेट से उड़ना चाहते थे। कि ट्रंप कुछ छुपा रहे थे। विमान बदलने के पीछे वजह इससे कहीं बड़ी थी। ईरान ट्रंप की हत्या करने की कोशिश कर रहा था और अपने प्रॉक्सी समूहों के जरिए ईरानी शासन को लगा कि उसके पास अमेरिकी राष्ट्रपति को निशाना बनाने का बिल्कुल सही मौका है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की 24 जुलाई की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप को एक विश्वसनीय उभरते खतरे के कारण अचानक विमान बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरान के प्रॉक्सी बल सक्रिय रूप से उन्हें और एयरफोर्स वन को निशाना बना रहे थे। इससे सीक्रेट सर्विस के सामने एक अहम फैसला लेने की स्थिति आ गई। क्या वे ट्रंप को कतरी जेट का इस्तेमाल करने देंगे, यह जानते हुए कि वह इतना सक्षम नहीं है कि वह इस खतरे से विश्वसनीय रूप से निपट सके, या फिर सीक्रेट सर्विस को ट्रंप को एयरफोर्स वन के पुराने वर्जन में शिफ्ट कर देना चाहिए, जिसमें सभी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। सीक्रेट सर्विस ने दूसरा विकल्प चुना और इसी तरह ईरान की बड़ी हत्या की योजना ध्वस्त हो गई और उसकी पूरी दुनिया के सामने किरकिरी हो गई। हमें हत्या की साजिश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जो कि हैरान करने वाली बात नहीं है। ईरान निश्चित रूप से यह नहीं बताएगा कि वह ट्रंप को कैसे रास्ते से हटाना चाहता है और अमेरिका भी इस मामले में जानकारी देने में सतर्क है, क्योंकि वह ईरान को यह नहीं बताना चाहता कि उसे असल में कितनी जानकारी है। हालांकि हमें यह पता है कि इस हत्या के प्रयास में शामिल प्रॉक्सी बलों का निशाना खास तौर पर कतरी जेट नहीं था, लेकिन उस जेट ने उन्हें हमला करने का मौका जरूर दिया। वे ट्रंप को और उस समय जिस भी विमान में वे यात्रा कर रहे थे उसे निशाना बनाना चाहते थे। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने ज्यादा कुछ नहीं कहा है। प्रेस को कोई आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं दी गई है और न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा है कि यहाँ तक कि कांग्रेस और प्रशासन के प्रमुख सदस्यों को भी कि विमान बदलना एक एहतियाती कदम था। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ये बात कम करके कही गई थी। ट्रंप की जान खतरे में थी और सीक्रेट सर्विस को कार्रवाई करनी पड़ी। एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वो ये है कि ईरान ट्रंप की जान को लेकर धमकियां देने में कभी झिझका नहीं है। देश के वर्तमान सर्वोच्च नेता मोहम्मद रेजा पहलवी ने हत्या के प्रयास के बाद एक्स पर एक दिलचस्प बयान जारी किया, जिसमें कहा, हम वादा करते हैं कि हम आपके पवित्र खून और इन 2 हालिया युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला अपराधी शर्मनाक हत्यारों से लेकर रहेंगे। यह बदला हमारे राष्ट्र की मांग है और ये निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। युवा खामनेई स्पष्ट रूप से अपने पिता अली खामनेई की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती चरणों में हुई मौत का बदला लेना चाहता है
और अगर सर्वोच्च नेता इसकी मांग करते हैं तो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को इसे अंजाम देना ही होगा। ट्रम्प खुद लंबे समय से दावा करते आ रहे हैं कि वे ईरानी शासन की हिट लिस्ट में हैं, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में दिए गए उदाहरण से देखा, और ईरान इससे पहले भी कुछ ऐसा करने की कोशिश कर चुका है। 2024 में ट्रम्प की जान के खिलाफ ईरान से जुड़े 2 साजिशों का खुलासा हुआ था। टाइम मैगजीन ने यह रिपोर्ट किया। पहली साजिश जो जुलाई 2024 में सामने आई थी, उसमें एक पाकिस्तानी व्यक्ति आसिफ मर्चेंट शामिल था, जिसे कई अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें ट्रम्प भी शामिल थे। उस साल बाद में फरहाद शाकरी, जो एक अफगान नागरिक है, को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन पर आरोप था कि ईरान की सरकार के निर्देश पर उन्हें ट्रम्प की हत्या की योजना बनाने को कहा गया था। यहाँ तक कि अब भी धमकियां आ रही हैं, और वे सिर्फ ट्रम्प के लिए ही नहीं है। 28 जुलाई को इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने एक चिंताजनक वीडियो जारी किया है जिसका शीर्षक है मेलानिया को कहां मारे, जिसमें फर्स्ट लेडी के मोटरकेड को न्यूयॉर्क सिटी में यात्रा करते हुए दिखाया गया है और सक्रिय रूप से स्वतंत्रता सेनानियों से उस पर हमला करने के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि ट्रम्प के बेटे बैरन भी इन धमकियों से नहीं बच पाए हैं। जैसे ही वीडियो समाप्त होता है, उसमें कहा जाता है, बैरन ट्रम्प, हमारा इंतजार करो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अंकारा में ट्रम्प के लिए खतरा वास्तव में कितना गंभीर था, तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, गंभीर। ईरान की सरकार यह बहुत स्पष्ट कर रही है कि ट्रम्प और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। जहां तक बात है कि ईरान ये कैसे कर सकता था, तो प्रॉक्सी का जिक्र बहुत कुछ बता देता है। ईरान ट्रम्प को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाना चाहता। उसे पता है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करना और उसकी सीधी जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है, और यहाँ तक कि आर्टिकल 5 को भी सक्रिय कर सकता है, जिससे दर्जनों अन्य देश खाड़ी क्षेत्र के युद्ध में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ईरान प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना चाहता है, यानी ईरान के बाहर के उग्रवादी समूहों का। हालांकि ये समूह शासन द्वारा वित्त पोषित और सुसज्जित होते हैं, जो हमले कर सकते हैं और साथ ही ईरानी शासन को जिम्मेदारी से इनकार की गुंजाइश भी देते हैं। सबसे संभावित हमला मार्ग IRGC की कुछ फोर्स के जरिए होगा, जिसे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, विदेशी अभियानों वाली एक शाखा बताता है, जो ईरान के विभिन्न क्षेत्रीय उग्रवादी समूहों के साथ साझेदारी करता है। यही कुछ फोर्स है जो हमास, हूथी और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के साथ समन्वय करती है, इन समूहों को हथियार भेजती है और सर्वोच्च नेता के निर्देश पहुंचाती है कि ईरान चाहता है कि ये समूह क्या करे। कुछ फोर्स कोई छोटा समूह नहीं है। जासूसी और गुप्त गतिविधियों में माहिर इसके लगभग 15,000 सदस्य हैं और इसका ईरान की सरकार की ओर से हत्याओं का संचालन करने का लंबा इतिहास है। जब 2025 के अंत में और 2026 की शुरुआत में ईरान में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार कुछ फोर्स ने ही कई प्रमुख प्रदर्शनकारियों की हत्या की निगरानी की थी ताकि उनके बीच अफरा तफरी मचाई जा सके। कुछ फोर्स ने 2011 में अमेरिका में सऊदी राजदूत अदेल अल जुबैर की हत्या की साजिश की निगरानी भी की थी, जिसमें मकसद था कि एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के जरिए हत्या करवाई जाए। जब भी ईरान कोई गड़बड़ी फैलाना चाहता है तो अक्सर कुछ फोर्स के निशान मिलते हैं, और दशकों के अनुभव के साथ ऐसा लगता है कि कुछ फोर्स तुर्की या किसी नजदीकी देश में उग्रवादियों को सक्रिय करने की कोशिश कर रही थी ताकि एयरफोर्स 1 पर हमला किया जा सके। खतरे की गंभीरता को जानकर सीक्रेट सर्विस ने विमान बदलने का फैसला किया, और इसका कारण ये है, कतर का जो जेट अब एयरफोर्स 1 के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कई ऐसे सुरक्षा उपाय नहीं है जो पिछले संस्करण में लगाए गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 9 जुलाई की एक रिपोर्ट में खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि कई अधिकारियों ने आउटलेट को बताया कि कतर के जेट में पुराने एयरफोर्स 1 जैसी एंटी मिसाइल क्षमताएं नहीं हैं। 2025 में कतर के जेट पर किए जा रहे काम, और क्या वह काम आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं, इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस डायरेक्टर स्टीवन च्यूंग से ट्रम्प के जेट बदलने के बाद उन उपायों के बारे में पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया, नया एयरफोर्स 1 एक अत्याधुनिक विमान है जिसे उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ तैयार किया गया है, जो राष्ट्रपति और उनके स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जैसा कि राष्ट्रपति ने हाल ही में कहा है, अमेरिका के कई दुश्मन हैं जिनकी नजरें उन पर है, और हम उन खतरों से निपटने के लिए अपने पास मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करते हैं। उस बयान से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जो सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू है वे स्पष्ट रूप से उस स्तर के नहीं है जो राष्ट्रपति की जान की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसकी तुलना एयरफोर्स 1 के पुराने संस्करण से करें। हमें पक्का पता है कि इस पुराने जेट में कई तरह के काउंटर मेजर्स लगे हैं जो ईरान और उसके प्रॉक्सी समूहों द्वारा संभवतः किए जाने वाले ऐसे हवाई हमले को विफल करने के लिए बनाए गए हैं। इनमें से कई काउंटर मेजर्स स्पष्ट कारणों से गोपनीय हैं। हालांकि हमें पता है कि पुराने एयरफोर्स 1 में मिसाइल को भटकाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खिलाफ तकनीक शामिल है, और ये हवा में रहते हुए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के ट्रिगर होने की स्थिति को संभालने में सक्षम है। सिंपल फ्लाइंग यह भी जोड़ता है कि इस जेट में मिसाइल को भटकाने के लिए इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स लगे हैं, जिनमें कई AANLQ 204 मेटाडोर जैमर शामिल है। इसके अलावा इसके रसोई कक्षों में 2000 भोजन रखने की क्षमता और हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा भी है, जिससे यह जेट लंबे समय तक आसमान में रहने और खुद को खतरों से बचाने के लिए तैयार किया गया है। गंभीर मामलों में अमेरिका एयरफोर्स 1 के साथ साथ फाइटर जेट्स भी तैनात करता है। हालांकि ऐसा लगता है कि अंकारा में उन्हें तैनात नहीं किया गया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये साफ है कि सीक्रेट सर्विस ने ट्रम्प को उनका जेट बदलने के लिए क्यों कहा, लेकिन जो उसके बाद हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। इस हत्या के प्रयास का समय बहुत महत्वपूर्ण है, और आप अभी जानेंगे कि क्यों।
सबसे पहले ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम आपको सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बल्कि पूरी तस्वीर दिखाते हैं। तो अगर आप सबसे आगे रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। आइए अब अंकारा शिखर सम्मेलन पर वापस चलते हैं। वह बैठक 7 जुलाई से 8 जुलाई के बीच आयोजित हुई थी। क्या आपको याद है उन तारीखों पर और क्या हुआ था? अमेरिका ने ईरान में हवाई हमलों का एक नया दौर शुरू किया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हमलों का यह दौर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा व्यापारी जहाजों पर बमबारी के बदले में शुरू किया गया था, लेकिन समय रेखा लगभग पूरी तरह मेल खाती है। 8 जुलाई वह दूसरा दिन था जब ईरान के खिलाफ लगभग 2 हफ्तों तक चलने वाले हमलों की शुरुआत हुई थी। हमलों का वह दूसरा दिन अंकारा शिखर सम्मेलन का भी दूसरा दिन था और यह संभावना है कि उस समय तक डोनाल्ड ट्रंप को उनके जीवन पर मंडरा रहे खतरे की जानकारी मिल चुकी थी। सिर्फ 8 जुलाई को ही अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह शहर, जहां एक ईरानी नौसैनिक अड्डा है, के साथ साथ दक्षिणी तटीय शहर सिराक और बुशहर प्रांत पर मिसाइलें और बम दागे, जहां ईरान का प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिसर स्थित है। ये बदला था, जैसा कि ट्रंप ने कहा था, लेकिन शायद वह उस चीज के लिए नहीं था जो होर्मुज जलडमरू मध्य में हो रहा था। ट्रंप ने अपने जीवन के खतरे को व्यक्तिगत रूप से लिया होगा, साथ ही इसे ईरान द्वारा उस संघर्ष को फिर से शुरू करने की कोशिश के रूप में भी देखा होगा जिस पर कई महीनों से एक अस्थिर युद्ध विराम लागू था। प्रॉक्सिया जाएं भाड़ में। अमेरिका जानता है कि इन समूहों के पीछे ईरान है और उसने हत्या के प्रयास का जवाब आसमान से आग बरसाकर दिया, जिससे ईरान को यह अहम सबक मिला कि भालू को छेड़ना नहीं चाहिए, बस मत करो ईरान। यह संकेत भी कि आप ट्रंप की हत्या करना चाहते हैं पूरे देश में तूफान खड़ा करने के लिए काफी है। ईरान के हत्या प्रयास के बाद जो 13 दिनों तक हमले चले वे अब एक तरह से खत्म हो गए हैं। 26 जुलाई वह उस ढीले युद्ध विराम का तीसरा दिन था जो अब लागू है, ताकि अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत शुरू कर सके। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका माफ करने और भूल जाने को तैयार है। जैसा कि राजदूत माइक वॉल्ट्स ने 26 जुलाई को कहा था, आने वाले दिनों में हम देखेंगे, लेकिन कोई गलतफहमी मत पालिए, अतिरिक्त सैन्य संसाधन क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं। शासन को राष्ट्रपति की बात पर विश्वास करना चाहिए जब वह कहते हैं कि वे पूरी तरह तैयार है और सभी विकल्प खुले हैं। दूसरे शब्दों में, ईरान द्वारा की गई हत्या की कोशिश के जवाब में लगातार 13 दिनों तक किए गए हमले सिर्फ एक चेतावनी के तौर पर थे। अगर शासन फिर से सीमा पार करता है या ट्रंप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हमलों का अगला दौर और भी विनाशकारी होगा। फिर भी फिलहाल एक युद्ध विराम लागू है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन खामेनेईपुर ने भी युद्ध विराम के पहले दिन को एक सोशल मीडिया पोस्ट करके दर्ज किया, जिसमें उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि हमारे प्यारे ईरान ने कल रात एक शांतिपूर्ण रात बिताई और उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई हमला या प्रहार नहीं हुआ। ईरान का शरीर सुरक्षित है, ईरान का सिर स्वस्थ है। यहाँ तक कि ट्रंप भी उनके साथ जो लगभग होने वाला था उसके बावजूद बातचीत को फिर से पटरी पर लाने के लिए दृढ़ नजर आते हैं। ट्रंप आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी समझौते को अंतिम रूप देना चाहते हैं। 28 जुलाई को अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वाशिंगटन और ईरान ने सैन्य हमलों को रोकने के बाद बहुत ही दोस्ताना बातचीत की और यह भी जोड़ा कि हफ्तों में पहली बार बातचीत में असली प्रगति होने की अच्छी संभावना है। तो जहाज अब सही दिशा में है, सब कुछ फिर से पटरी पर आ गया है। इस नई संघर्ष विराम को खत्म करने वाली एकमात्र चीज ये हो सकती है कि अगर ईरान कोई बेवकूफी भरी हरकत कर दे, जैसे कि खाड़ी क्षेत्र में किसी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर गुप्त हमला करना। हम आपको 3 मौके देंगे ये अंदाजा लगाने के लिए कि ईरान ने अभी अभी क्या किया है, एक हास्यास्पद कदम उठाते हुए जो ऐसा लगता है जैसे वह अच्छी चल रही बातचीत को पटरी से उतारने के लिए किया गया हो। यहाँ तक कि हत्या के प्रयास के बाद भी ईरान ने 28 जुलाई की शाम को अमेरिकी सेनाओं पर एक औचक हमला कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि जॉर्डन में एक अमेरिकी बेस पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं और हालांकि ऐसा लगा कि सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई थी, सेंट्रल कमांड ने यह भी जोड़ा कि अमेरिकी सेनाओं पर किए गए ये अनुचित हमले सफल नहीं हुए, लेकिन इन हमलों का मतलब है कि जो युद्ध शांत होता दिख रहा था वो एक बार फिर भड़क उठा है। इस वीडियो के निर्माण के दौरान इन हमलों की खबर आई। जब आप ये देख रहे होंगे तब तक अमेरिका शायद अपने हमलों के साथ जवाब दे चुका होगा, जिससे संघर्ष विराम की ताजा कोशिश का अंत हो सकता है। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी ठीक कुछ घंटे पहले, जब ईरान ने अपना गुप्त हमला शुरू किया, जो शायद ईरान की मंशा का संकेत देता है। ये शायद कोई हत्या की साजिश नहीं थी, लेकिन हम शर्त लगा सकते हैं कि अमेरिका बदला लेना चाहेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने ईरान द्वारा एयरफोर्स 1 को निशाना बनाने की कोशिश को नाकाम करने के बाद किया था। हत्या के प्रयास पर लौटते हुए अमेरिका ने इस पूरे मामले को यूं ही नहीं छोड़ा है। बदले में ईरान पर कई दिनों तक हमले करने के अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने हत्या के प्रयास की जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि वह जांच ईरान पर केंद्रित नहीं लगती, इसके बजाय FBI एजेंट सरकारी अधिकारियों से सक्रिय रूप से जानकारी जुटा रहे हैं, क्योंकि वे इस संभावना की जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई लीक तो नहीं हुआ जिसने ईरान को सबसे पहले ट्रंप की हत्या का प्रयास करने का कारण दिया हो। 15 जुलाई की एक रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि FBI एजेंटों ने कई लोगों से बात की जो अंकारा में कतरी एयरफोर्स 1 पर सवार थे और उन्होंने उन अधिकारियों से अपने फोन सौंपने के लिए भी कहा ताकि FBI ये जांच सके कि कहीं कोई लीक तो नहीं हुआ। जांच से जुड़े एक अधिकारी जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की ने कहा कि जिन लोगों से जांचकर्ता संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें वे सीक्रेट सर्विस एजेंट भी शामिल हैं जो ट्रंप के साथ यात्रा कर रहे थे। उन अधिकारियों ने सीक्रेट सर्विस नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार
अनुसार किसी भी बाहरी अनुरोध को अपने वकीलों के पास भेज दिया होगा। हालांकि अब यह सवाल उठाना जरूरी है, क्या ये सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है या FBI को लगता है कि सीक्रेट सर्विस का कोई सदस्य ईरान और उसके सहयोगियों को जानकारी लीक की हो। ट्रंप प्रशासन ने भी हत्या के प्रयास के बाद की स्थिति से निपटने के लिए एक दिलचस्प तरीका अपनाया है। इसने अपने सामूहिक गुस्से का एक हिस्सा न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों की ओर मोड़ दिया है, जो उन कई लोगों में शामिल हैं जिन्होंने उस कतरी एयरफोर्स 1 से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं पर रिपोर्ट की थी, जिसका हमने जिक्र किया था। उस जांच का नेतृत्व FBI निदेशक कास पटेल कर रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि ट्रंप प्रशासन का मानना है कि एयरफोर्स 1 पर किसी भी तरह की रिपोर्टिंग की निगरानी की जानी चाहिए, ताकि दुश्मन को किसी भी कमजोरी के बारे में सुराग ना मिल सके। ये द्वितीयक जांच प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है, साथ ही हमें यह स्पष्ट सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है, अगर व्हाइट हाउस जानता था कि कतरी एयरफोर्स 1 अभी तैयार नहीं है, तो वह इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा था? हमें शायद उस सवाल का जवाब कभी न मिले, लेकिन फिलहाल ट्रंप सुरक्षित है। पुराना एयरफोर्स 1 वही कर पाया जिसके लिए उसे हमेशा से डिजाइन किया गया था, और ईरान की प्रॉक्सी के जरिए हत्या की कोशिशें नाकाम रही। हालांकि खाड़ी में संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान के जॉर्डन में अचानक किए गए हमले ने कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से युद्ध को भड़का दिया है। आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। ईरान में और हमले होंगे, ईरान की ओर से और जवाबी कार्रवाई होगी, और शायद ट्रंप की जान पर और भी हमले हो सकते हैं। इस बार ईरान की हुकूमत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मौका मिला तो वो फिर कोशिश नहीं करेगी। सालों से ईरान इसे बना रहा है। एक पहाड़ के अंदर गहराई में छुपा हुआ वह एक नया परमाणु स्थल बना रहा है, जो नजरों से छुपा हुआ, लेकिन उतना गुप्त नहीं जितना ईरान चाहता था। अब ईरान का परमाणु पिकेक्स माउंटेन उजागर हो चुका है, जिससे यह अमेरिका और ट्रंप प्रशासन के लिए धरती पर नंबर 1 निशाना बन गया है। लेकिन शासन का मानना है कि ये पहाड़ अजेय है, कि ये पहाड़ के अंदर इतनी गहराई में दफन है कि अमेरिका इसे किसी भी तरह से नहीं मार सकता। अमेरिका जवाब देता है, मेरा 30,000 पाउंड का बंकर बस्टिंग बम देखो। ये सब एक धमकी से शुरू हुआ था। जैसे ही ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमला करता रहता है, और जैसे ही ये हमले हूती विद्रोहियों के जरिए लाल सागर में भी पहुंचने लगे हैं, और शायद कैस्पियन सागर तक भी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका ईरान के मुख्य भूभाग पर सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक को देख रहा है। पिकेक्स माउंटेन अमेरिका के निशाने पर है, क्योंकि इस पहाड़ के नीचे गहराई में एक परमाणु स्थल छिपा हुआ है। ट्रंप की चेतावनी साफ है, होर्मुज की नाकाबंदी खत्म करो, वरना अमेरिका पिकेक्स की लड़ाई में बम लेकर उतरेगा। हम उस इलाके पर शायद बहुत जल्दी हमला करेंगे, और वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रंप ने 21 जुलाई को व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन के साथ बैठे हुए कहा। ऑन वहां अपने देश के लिए किसी तरह की स्थिरता सुनिश्चित करने की कोशिश करने आए थे। उनके देश की सरजमीन पर इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्ला उग्रवादी समूह के बीच महीनों तक चली लड़ाई के बाद इसके बजाय उन्हें ट्रंप की बातों को सबसे आगे बैठकर सुनने का मौका मिला, जिसमें ट्रंप ने दुनिया को साफ कर दिया कि यह स्थिरता ताकत के दम पर ही आएगी। हम सामग्री का पीछा करते हैं, वही असली कार्रवाई होती है, ट्रंप ने ऐलान किया। इससे पहले कि वह अपना यह धमकी दोहराते कि अमेरिका पिकेक्स माउंटेन पर बहुत भारी हमला करने जा रहा है, कई सवाल उठते हैं। क्या अमेरिका इस दिखने में अजेय जगह पर हमला कर सकता है? क्या वह करेगा? क्यों? लेकिन शायद सबसे अहम सवाल, और जिससे हम शुरुआत करेंगे, वो ये है कि पिकेक्स माउंटेन है क्या। ऊपरी तौर पर यह ईरान की मुख्य भूमि पर फैले कई पहाड़ों और पहाड़ियों में से एक जैसा ही लगता है। निश्चित रूप से यह साधारण नहीं है, लेकिन यह किसी तरह की खतरनाक सैन्य जगह से ज्यादा एक लैंडमार्क जैसा है, और दशकों तक ऐसा ही था, इससे पहले कि ईरानी शासन ने वहां निर्माण शुरू किया। आज पिकेक्स माउंटेन सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक विशाल परमाणु स्थल है, जिसे पूरे मध्य पूर्व में सबसे सुरक्षित सुविधाओं में से एक माना जाता है। ईरान ने वर्षों तक दर्जनों मीटर गहराई में विशाल सुरंग परिसरों का निर्माण किया है, जिसे CBS न्यूज ने नतांज परमाणु सुविधा का विस्तार बताया है, जिस पर अमेरिका ने 2025 की गर्मियों में और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हमला किया था। लेकिन पिकेक्स माउंटेन सिर्फ एक साधारण विस्तार से कहीं ज्यादा बनता जा रहा है। ये ऐसा नहीं है जैसे 5 बेडरूम वाले घर में एक गराज जोड़ना। ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में इस सुविधा को इतना विकसित किया है कि इसका आकार और दायरा नतांज या ईरान की किसी भी अन्य परमाणु सुविधा के बराबर हो सकता है। 2020 में नतांज परमाणु सुविधा में आग लगने के बाद इस साइट पर काम शुरू हुआ, जिससे ईरानी शासन को यह समझ में आया कि कई सुविधाओं का होना कितना जरूरी है, ताकि एक दूसरे के लिए फेल सेफ का काम कर सके। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार ये आग, जिसने पिकेक्स माउंटेन के लिए उत्प्रेरक का काम किया, वास्तव में एक तोड़फोड़ की घटना थी, जिसने एक नई साइट बनाने के लिए और भी ज्यादा प्रोत्साहन दिया। आखिरकार अगर नतांज पर एक बार हमला हो सकता है, तो उस पर फिर से भी हमला हो सकता है। अमेरिका और इजराइल ने 2025 और 2026 में बंकर भेदी बमों के साथ ईरान को सही साबित कर दिया। शुरुआत में पिकेक्स माउंटेन में जो सुरंगें खोदी जा रही थी, उनका मकसद जमीन के ऊपर बने नतांज सेंट्रीफ्यूज असेंबली फैसिलिटी की जगह लेना था, जो आग और कथित तोड़फोड़ का शिकार हो गई थी।
एक बार फिर ईरान की तरफ से ये एक समझदारी भरा कदम था। जो चीज पहले जमीन के ऊपर आसानी से पहुंच में थी, उसे जमीन के नीचे ले जाकर आप तोड़फोड़ करने वालों के लिए उसे हासिल करना बहुत मुश्किल बना देते हैं। नई साइट नतांज के बहुत करीब है, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। जहाँ तक सवाल है कि साइट कितनी गहराई तक जाती है, ये एक और बड़ा सवाल है। जेम्स एक्टन, जो कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में न्यूक्लियर पॉलिसी प्रोग्राम के सह निदेशक है, ने कहा, यह एक बहुत गहरी सुविधा है। हमें ठीक नहीं पता कि यह कितनी गहरी है, लेकिन ये बहुत संभव है कि ये कम से कम 100 मीटर गहरी हो। उन्होंने अमेरिका के लिए एक चिंताजनक चेतावनी भी जोड़ी। इस सुविधा को नष्ट करने का कोई तरीका नहीं है। ईरान ने पिकेक्स माउंटेन के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था बनाकर उस राय को मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। इस सुविधा के कम से कम 100 मीटर भूमिगत होने के अलावा पहाड़ को कई एंटी एयरक्राफ्ट बैटरियों से भी सुरक्षित किया गया है। ये बैटरियां शायद अभी भी वहीं मौजूद हैं। ईरान की कई परमाणु साइटों के विपरीत पिकेक्स माउंटेन अब तक अमेरिकी हवाई हमलों से अछूता रहा है। इससे संकेत मिलता है कि वहाँ की वायु रक्षा व्यवस्थाएं अभी भी वहीं तैनात हैं। ये सुरक्षा व्यवस्थाएं किसी भी अमेरिकी बम वर्षक विमान के लिए जो ईरान की परमाणु साइट की ओर बढ़े खतरा पैदा कर सकती है। पिकेक्स माउंटेन छोटा भी नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस सुविधा में कई प्रवेश द्वार दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि यह 2.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन अमेरिका को इसी आकार से निपटना होगा। फॉर्चून के अनुसार ईरान इसका इस्तेमाल सिर्फ सेंट्रीफ्यूज रखने के लिए ही नहीं, बल्कि और भी कई कामों के लिए करना चाहता है। परियोजना के पैमाने को देखते हुए पिकेक्स माउंटेन वह जगह बन सकती है जहां ईरान यूरेनियम संवर्धन करेगा। सिद्धांत रूप में यह जगह वो भी बन सकती है जहां ईरान परमाणु हथियार तैयार करता है। इस सब का एकमात्र ध्यान देने योग्य पहलू ये है कि अभी तक कोई सबूत नहीं है कि ईरान ने पिकेक्स माउंटेन पर यूरेनियम संवर्धन या किसी अन्य परमाणु गतिविधि की शुरुआत की है। ट्रंप खुद ने जुलाई में पहले ही ऐसा कहा था, यह दावा करते हुए कि अमेरिका इस साइट की निगरानी कर रहा है, लेकिन उसे कोई परमाणु गतिविधि के सबूत नहीं दिख रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी या ISIS भी इससे सहमत है, क्योंकि इसकी सैटेलाइट तस्वीरें एक ऐसी साइट दिखाती है जो अभी निर्माणाधीन है, न कि ऐसी जो किसी भी तरह के संचालन में इस्तेमाल हो रही हो। हालांकि यही ईरान का मकसद हो सकता है। हालांकि इस्माइल बघाई, जो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो भी दावा करते हैं कि उस साइट पर कोई परमाणु गतिविधि नहीं हो रही है। ISIS ने खुद भी अनक्लियर शब्द का इस्तेमाल करके अपने लिए गुंजाइश छोड़ दी। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पिकेक्स माउंटेन कब चालू हो सकता है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि ईरान अब भी बड़े पैमाने पर असेंबली सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है या नहीं, खासकर जब से ईरान के सेंट्रीफ्यूज कार्यक्रम को नष्ट कर दिया गया है। समूह अपनी रिपोर्ट में कहता है कि इसमें ईरान की असेंबली प्लांट के लिए जरूरी सेंट्रीफ्यूज पुर्जे बनाने की क्षमता भी शामिल है। निष्कर्ष ये है कि फिलहाल पिकेक्स माउंटेन पर कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक भूमिगत बेस है। पहाड़ के नीचे जो कुछ भी है वह नजरों से छुपा हुआ है, और जहां तक किसी को पता है, हो सकता है कि ईरान ने पहाड़ से नतांज तक सुरंगें बनाना शुरू कर दिया हो। शायद इस वक्त परमाणु सामग्री का स्थानांतरण हो रहा हो और किसी को इसकी भनक भी ना हो, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें सिर्फ जमीन के ऊपर हो रही गतिविधियों को ही पकड़ सकती हैं। ये हमारी तरफ से एक अनुमान हो सकता है, लेकिन ये भी एक संभावना है। अब हमें पिकेक्स माउंटेन के बारे में ठीक ठाक अंदाजा हो गया है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी है। क्या अमेरिका इस जगह पर हमला कर सकता है, और अगर कर भी सकता है तो क्या करेगा? हम इन सवालों के जवाबों के साथ साथ यह भी जानेंगे कि असल में ये सब है क्या, बस कुछ ही पलों में। सबसे पहले ये एक छोटा सा याद दिलाना है कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी चीजें देख सके। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका पिकेक्स माउंटेन पर इतनी जोरदार चोट कर सकता है कि साइट को पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए जरूरी नुकसान पहुंचाया जा सके? अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ को ऐसा ही लगता है। जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो हेग्सेथ ने जवाब दिया, हमारी बहुत सी क्षमताएं गोपनीय हैं। और फिर जोड़ा, लेकिन अगर दुनिया में कोई भी भगवान की हरी भरी धरती पर कहीं भी पहुंच सकता है तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। अस्पष्ट सबसे विनम्र शब्द है जिसका उपयोग हम उस बयान का वर्णन करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हेग्सेथ ने पिकेक्स माउंटेन पर हमला करने के लिए कोई वास्तविक रणनीति नहीं बताई, और इसके पीछे एक अच्छा कारण है कि युद्ध सचिव इतने सतर्क क्यों लगते हैं। ये पहाड़ तोड़ना बहुत मुश्किल है। याद कीजिए एक्टन का दावा कि इतनी गहराई में बने बंकर पर हमला करना असंभव होगा। एक्टन ने अपने दावे को यह बताते हुए और मजबूत किया कि अमेरिका पिकेक्स माउंटेन के प्रवेश और निकास द्वारों पर हमला कर सकता है, जो उस रणनीति का संकेत देता है जिसे अपनाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले इस परमाणु स्थल को नष्ट करना और भी मुश्किल बना देने वाली कई और बातें हैं। DW यह बताता है कि 100 मीटर या उससे अधिक गहराई में दफन होने का मतलब है कि पिकेक्स माउंटेन अब तक ईरान द्वारा बनाए गए सभी ठिकानों में सबसे गहरा है। इससे उसे नतांज और अन्य परमाणु स्थलों पर अमेरिका द्वारा किए गए हवाई हमलों से नुकसान पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका और हेग्सेथ इस मुद्दे का जवाब यह कहकर देंगे कि अमेरिका के पास बंकर भेदी बम है। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या उन बमों में से सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली बम भी पिकेक्स माउंटेन में स्थित इतनी गहराई में बने किसी ठिकाने को नष्ट कर सकते हैं या नहीं। सिद्धांत रूप में ऐसा हो सकता है, लेकिन अमेरिका को कोई भी सफलता पाने के लिए अपने सबसे बड़े बंकर बस्टर GBU-57
मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या MOP का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पिकेक्स माउंटेन जैसे ठिकानों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया ये बम 13,600 किलोग्राम वजन का है और ये जमीन के अंदर गहराई में बने और मजबूत ठिकानों को भेदने में सक्षम है। आर्मी रिकॉग्निशन के अनुसार MOP से जुड़ा वारहेड 2082 से 2600 किलोग्राम के बीच वजन का होता है, तो अमेरिका 13,600 किलोग्राम की पूरी ताकत नहीं छोड़ रहा होगा। MOP का लगभग छठा हिस्सा ही असली नुकसान करता है, लेकिन किसी बंद सुविधा के अंदर 2600 किलोग्राम तक का विस्फोट होना गंभीर संरचनात्मक नुकसान पहुंचाने के लिए काफी से ज्यादा है। हालांकि यहाँ असल बात इसकी भेदन क्षमता की है और यहीं पर अमेरिका को चुनौती का सामना करना पड़ता है। MOP चट्टान या प्रबलित कंक्रीट के माध्यम से 60 मीटर तक भेद सकता है। यह पिकेक्स माउंटेन के लक्ष्य से 40 मीटर कम है। अगर ऐसा है तो अमेरिका क्या कर सकता है ताकि वह उस सुविधा को नष्ट कर सके? स्पष्ट जवाब है बार बार हमले करना और बाकी काम के लिए MOP की सटीकता पर निर्भर रहना, जिसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी कुछ मीटर के भीतर है। ये सबसे सरल रणनीति होगी। पिकेक्स माउंटेन पर एक बार हमला करे ताकि बम 60 मीटर तक गहराई में धंस सके, फिर उसी जगह पर दोबारा हमला करे ताकि बम खुद सुविधा के अंदर तक घुस सके। अमेरिका को इस तरीके को संभव बनाने के लिए सुविधा के चारों ओर की वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करना होगा और इसमें चीजें गलत होने की संभावना भी है। दूसरी बार भी लक्ष्य चूकने पर अमेरिका को बार बार हमले करने पड़ेंगे जब तक कि उसे यह यकीन न हो जाए कि उसने ईरान की भूमिगत सुविधा को निशाना बना लिया है। यह जोखिम भरा और महंगा है। हर एक MOP की कीमत लाखों डॉलर है और ईरान को सिर्फ एक एयर डिफेंस यूनिट की जरूरत है जो सीधा निशाना साध ले, जिससे अमेरिका के लिए हमला विनाशकारी हो सकता है। ये पता लगाना भी मुश्किल होगा कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ है, अगर हुआ भी हो। पिकेक्स माउंटेन साइट भूमिगत है, इसलिए सैटेलाइट फोटो से नुकसान का आकलन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन शायद एक और विकल्प है। एक्टन ने इसका जिक्र पहले ही किया था। बाहर निकलने और प्रवेश करने के रास्तों पर हमला करो। ISIS नोट करता है कि पिकेक्स माउंटेन में जमीन के ऊपर 2 जोड़े प्रवेश द्वार है जो अमेरिका और उसके विशाल बंकर बस्टर्स के लिए स्पष्ट लक्ष्य बन सकते हैं। यही समूह ये भी बताता है कि अतीत के हमले अमेरिका पिकेक्स माउंटेन पर कैसे कार्रवाई करे इसे दिशा दे सकते हैं। कई मामलों में अमेरिका ने वेंटिलेशन शाफ्ट्स पर हमला किया है जो कमजोर बिंदु होते हैं और जिनसे MOP जैसे हथियार को जमीन पर लगने की तुलना में कहीं अधिक गहराई तक घुसने का मौका मिल सकता है। ISIS जमीन के ऊपर की बिजली आपूर्ति लाइनों की भी ओर इशारा करता है जो इस सुविधा को चालू रखने के लिए जरूरी है। तो एक रणनीति बननी शुरू हो जाती है। छोटे बंकर बस्टर बम पिकेक्स माउंटेन में आने जाने के रास्तों को ढहा सकते हैं, जैसे ही हवाई हमले दिखाई देने वाली बिजली सप्लाई को नष्ट कर देते हैं। वेंटिलेशन शाफ्ट्स एक बड़ी चुनौती है। ईरान के अलावा किसी के पास पिकेक्स माउंटेन साइट की योजनाएं नहीं है। हालांकि ISIS ये बताता है कि अमेरिका के पास अहमद न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम द्वारा बनाई गई पिछली साइट्स की योजनाएं हैं। निर्माण को लेकर कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं और भले ही MOP वेंट्स को न भी लगे, ऊपर जमीन पर हुआ नुकसान इतना हो सकता है कि सुविधा को बंद करना पड़े, जिससे अमेरिका को बार बार कोशिश करने का समय मिल जाएगा ताकि काम पूरा किया जा सके। जहाँ चाह है वहाँ राह है, नहीं यूं कहे जहाँ MOP है वहाँ राह है। अब जब एक सैद्धांतिक तरीका सामने है, हम वापस आते हैं उस दूसरे बड़े सवाल पर जो हमने पहले उठाया था। क्या अमेरिका पिकेक्स माउंटेन पर हमला करेगा? ट्रंप ने दावा किया है कि यह पहाड़ अमेरिका के निशाने पर है। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य में हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका हमला करेगा। तो एक बार फिर हम उस मुख्य दबाव बिंदु पर आते हैं जो ईरान के पास अमेरिका के खिलाफ अपनी लड़ाई में है। होर्मुज को ब्लॉक करना ईरान के लिए बेहद प्रभावी रहा है। यह जलमार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग चैनलों में से एक है, जहां से दुनिया भर में बिकने वाला लगभग 20% तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। जलडमरू मध्य को ब्लॉक करने से ईरान को दर्जनों देशों पर तेल की बढ़ी हुई कीमतों के जरिए दबाव डालने का मौका मिला है, जिससे अमेरिका पर भी दबाव पड़ता है कि वो अपने हमले रोक दे, क्योंकि प्रभावित देश अमेरिका से संपर्क करते हैं। 24 जुलाई की एक रिपोर्ट में US नेवल इंस्टीट्यूट ने कहा कि जलडमरू मध्य से गुजरने वाला ट्रैफिक अभी भी कम है, क्योंकि उस समय तक अमेरिका के ईरान पर नए सिरे से हमलों का लगातार 13वां दिन चल रहा। 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच केवल 78 ट्रांजिट हुए, जबकि इससे पहले वाले हफ्ते में 174 ट्रांजिट हुए थे। फिर भी ट्रंप धमकी देते हैं कि होर्मुज की स्थिति और खराब होनी चाहिए इससे पहले कि पिकेक्स माउंटेन पर हमला किया जाए, और अब हालात और खराब हो गए। 26 जुलाई को खबर आई कि एक तेल टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य में विस्फोट हो गया जब वह एक नौसैनिक बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिसे ईरान ने अवैध आवाजाही रोकने के लिए पानी में लगाया था। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि टैंकर निर्धारित नौवहन मार्ग से भटक गया था और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ये मार्ग उन टैंकरों द्वारा अपनाए जाते हैं जिन्हें ईरान से पारगमन की अनुमति मिली होती है, और एक जलता हुआ और टूटा हुआ ऑयल टैंकर इस बात का सबसे पक्का संकेत है कि ईरान उन व्यापारिक जहाजों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार है जो उसके नियमों का पालन नहीं करते। जैसे ही इस टैंकर को नष्ट किया गया, रेड सी में ईरानी समर्थित गुटों ने भी व्यापारिक जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया है, और अब कास्पियन सागर भी इसमें शामिल हो सकता है। इसके अलावा
26 जुलाई को अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने कास्पियन सागर में एक ईरानी व्यापारिक जहाज पर हमला किया। ईरानी शासन ने तुरंत इस कार्रवाई को लेकर यूक्रेनी राजनयिकों को तलब किया और दावा किया कि ये एक शत्रुतापूर्ण और आपराधिक कृत्य था। यूक्रेन का कहना है कि वो ईरानी व्यापारिक जहाजों पर हमला करने का अधिकार रखता है, क्योंकि उन जहाजों में से कई रूस के लिए हथियार और आपूर्ति ले जाते हैं, जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर हमले में करता है। बारूद का ढेर तैयार हो गया है और उसकी बाती बहुत छोटी है। ईरान और यूक्रेन के बीच झगड़ा कभी भी भड़क सकता है और ये साफ है कि ईरान ट्रंप की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए होर्मुज से पीछे हटने वाला नहीं है। अब पिकेक्स माउंटेन पर अमेरिकी हमले के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ट्रंप की चेतावनी के बाद से जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अमेरिका इसी वक्त उस हमले की योजना बना रहा है। फिर भी हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि पिकेक्स माउंटेन अभी तक चालू नहीं हुआ है। ये सवाल उठता है कि जिसे अमेरिका ईरान की बढ़ती परमाणु क्षमताएं मानता है, उसे रोकने की कोशिश में अमेरिका के लिए ऐसे हमले का असली फायदा क्या होगा। ये कोई राज नहीं है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जितनी भी चर्चा हो, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा विवाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही है। उस कार्यक्रम ने अभी तक कोई परमाणु हथियार नहीं बनाया है। यह भी साफ नहीं है कि ईरान वाकई में परमाणु बम बनाना चाहता है या फिर वह सिर्फ संवर्धित यूरेनियम तैयार कर रहा है ताकि धमकी दी जा सके बिना असल में उसे पूरा किए। और ईरान के गुप्त परमाणु परियोजनाओं के लंबे इतिहास को देखते हुए अमेरिका कभी भी इस देश के शासन की किसी भी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। शायद पिकेक्स माउंटेन चालू है, हो सकता है वहाँ परमाणु हथियारों पर काम हो रहा हो। ये दोनों शायद तुरंत ही उस पहाड़ को अमेरिका के लिए एक कीमती निशाना बना देते हैं। इसके अलावा भले ही पिकेक्स माउंटेन अभी सच में चालू ना हुआ हो, ये साफ है कि ईरान उसे चालू करना चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो निर्माण कार्य पर इतना समय और पैसा खर्च नहीं करता और अमेरिका के लिए उस सुविधा को चालू होने से पहले नष्ट करने के संदर्भ में एक पूर्व निरोधात्मक हमला उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि उन ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला करना, जिनके बारे में अमेरिका को पक्का पता है कि वे सक्रिय हैं। अमेरिका यह भी तर्क दे सकता है कि उसने ईरान की अन्य परमाणु साइटों को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया है। नतांज, जिसका हमने पहले जिक्र किया था, 2025 में और फिर मार्च में हमला हुआ था। इस्फहान, जो ईरान का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान परिसर है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान पनडुब्बी से दागी गई क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया था। हालांकि वहां अभी भी इतनी गतिविधि है कि अमेरिका एक और हमले पर विचार कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार तलागंद 2 को भी अक्टूबर 2024 और मार्च 2026 में हुए हमलों के बाद चुपचाप फिर से बनाया जा रहा है। फोर्डो शायद अब कोई मायने नहीं रखता। यह वही जगह थी जिसे अमेरिका ने अपने वेंटिलेशन शाफ्ट रणनीति का इस्तेमाल करके निशाना बनाया था, जिसकी संभावना हमने पिकेक्स माउंटेन के लिए भी जताई थी। हालांकि उस जगह पर अभी भी जमीन के ऊपर कई लक्ष्य मौजूद है, जिससे वह एक और हमले के लिए तैयार है। तो अमेरिका के पास विकल्प हैं, लेकिन जब असली बात आती है तो पिकेक्स माउंटेन नंबर 1 लक्ष्य बन चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रंप, हेग्सेथ और प्रशासन उसका नाम लेकर उसका जिक्र नहीं करते। अमेरिका के लिए ये शायद इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह सुविधा चालू है या नहीं। पिकेक्स माउंटेन शायद उस संदेश के बारे में है जो भेजा जाएगा। ये ईरान की सबसे गहरी परमाणु सुविधा है। अगर अमेरिका अपनी एमओपीज का इस्तेमाल करके उस सुविधा को निशाना बना सकता है तो ईरान को यह समझ में आ जाता है कि इतनी गहराई में भूमिगत जाकर जहां तकनीकी रूप से एमओपीज की पहुंच से बाहर है, वो भी कोई समाधान नहीं है। यह ईरान पर होर्मुज नाकेबंदी समाप्त करने का दबाव बना सकता है। कम से कम अमेरिका की योजना तो यही लगती है। केवल समय ही बताएगा कि अमेरिका पिकेक्स माउंटेन को लेकर अपनी धमकियों को कितनी गंभीरता से लेता है। एकमात्र चीज जो निश्चित है वो यह है कि ईरान जिस एक चीज को सालों से छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो अब संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना का प्राथमिक लक्ष्य बन गई है। और हो सकता है कि अमेरिका पिकेक्स माउंटेन पर सिर्फ एमओपी ही न लाए। 907 किलोग्राम वजनी छोटे बंकर बस्टर पहले ही ईरान के मिसाइल शहरों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जहां इन बमों ने सुरंगें ढहा दी है और प्रवेश द्वार नष्ट कर दिए हैं। क्या ये छोटे बम पिकेक्स माउंटेन पर इस्तेमाल हो सकते हैं? खुद तय करें कि क्या ये अमेरिका की मदद कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखें जिसमें हमने ईरान में इनके पिछले इस्तेमाल की जांच की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप खाड़ी क्षेत्र में हो रही ताज़ा घटनाओं की हमारी कवरेज से जुड़े रहें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।